अच्छा जी, तो आज हम टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो जो हम प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेन मसले हैं पाकिस्तान के वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा जो मसला है वो हम देखेंगे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके क्या मसले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का है। हमारी जो इकॉनमी है वो ठीक नहीं है, उसमें कई मसले हैं। वो मसले क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उसके बाद से अब तक जो है ना इकोनॉमी की क्या कंडीशन रही है। देखें, पहला पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बैकवर्ड एरियाज आफ्टर पार्टीशन। जब हमारा जो पार्टीशन हुआ है इंडिया से, हमने जो है ना वो अलहदगी ली है, सेपरेशन ली है, तो हमने देखा कि हमें मेनली वही इलाके दिए गए। जैसे आप देखते हैं ये पाकिस्तान आपका है और आपका ये इंडिया है और यहाँ पे आपका जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है। तो आप देखते हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में ही कोई इतनी ख़ास जो है ना वो रिसोर्सेज नहीं थी, कोई इन जगहों पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी। मेनली इंडस्ट्री इस जगह पर थी, ठीक है। लेकिन ये जो दो एरियाज़ हैं हमारे, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, ठीक है। जो भी हमारा रॉ मटेरियल था वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट था, क्योंकि हम उसको जो है ना वो लोकली यूटिलाइज करते थे। हम उसको जो है ना कोई उसकी जो है ना प्रोडक्शन करके उसको फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाते थे, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल भी कोई इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। तो ये बहुत जो है ना एक बड़ा मसला था। इंडिया ने हमारे साथ ये काम किया, ठीक है। हमें ऐसा इलाका दिया जो कि एक जहाँ पर पहले ही मसले थे बहुत ज़्यादा। दूसरा हमारा जो मसला आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो आता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो हमारा स्टेबल नहीं रहा कभी भी। आप लोगों को पता है मिलिट्री सिविल जो रिलेशंस हमारे रहे हैं, उसमें हम ये बात डिस्कस भी करेंगे जब हम मिलिट्री सिविल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन समझने की बात यहाँ पर यह ज़रूरी है कि जो भी क्या कहते हैं प्रेडेसेसर होता है, यानी कि एक बंदा जो होता है, जो प्रेसिडेंट रहा होता है, उसके बाद जो दूसरा आता है, जो दूसरा जो आता है ये अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझता है कि नहीं भाई, जो है ना मैं ही हूँ इस दुनिया में, मेरे को ही सब कुछ आता है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं आता। तो ये जो है वो क्या करता है, जो पिछले वाले ने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं। अब आपको पता है एक पॉलिसी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसको 10 साल 15 साल तक उस पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ता है, जब भी जाके चेंजेस आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इतनी ऑपोजिशन है यहाँ पर कि अगला बंदा जो आता है वो पिछले बंदे की जो पॉलिसी होती है जो उसने बनाई होती है, बेशक वो मुल्क के हक में जा रही हो, लेकिन फिर भी अगला बंदा उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। ये बहुत बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ होती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जो है ना ये मसले थे। यही मिसाल इसकी सबसे बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ की और इमरान खान की मिसाल है यहाँ पर। आप देखते हैं कि जो है ना जब नवाज शरीफ का टाइम पीरियड था तो 6 बिलियन डॉलर, सॉरी, अच्छा, जो नवाज शरीफ का टाइम था उसमें हमारे पास जो है ना वो सॉरी ये रिजर्व्स हैं हमारे 6 बिलियन डॉलर से, हमारे जो रिजर्व्स थे वो 15.6 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए। ये आप देखते हैं कि जो है ना जो इन्फ्लेशन है हमारा, ये 2013 में जो है ना 2013 में 8.3% था और 2016 में ये जो है ना 3.3% रह गया। लेकिन 2016 के बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू नहीं किया, लिहाजा अब दोबारा से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हमने जो है ना वो हिस्टोरिकल चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी क्या क्या चीज़ें गुजरी हैं, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। कोल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास गैस है, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो मिनरल्स हैं काफ़ी सारे। अब जो है ना कुछ टाइम पहले ऑयल का भी हुआ था कि ऑयल भी हमारे यहाँ निकला है, कुछ बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ऑयल भी दरियाफ्त हुआ था। लेकिन उसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसके ऊपर जो है ना काम नहीं शुरू हुआ, ठीक हो गया।
अब क्या है हमारे पास, अगला जो हमारे पास जो था मसला था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वो ये था कि हमारी एग्रो एक्सपोर्ट्स नहीं थी कोई। हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारी जितनी थी हम उतनी ही लेके चल रहे थे, हम उनको बढ़ा नहीं रहे थे। कॉटन जो थी हमारी वो वेस्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ करती थी, यानी कि ये वाला जो इलाका है यहाँ पर कॉटन होती थी, यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट की जाती थी। और जो ये आपका जो बंगाल का बांग्लादेश का इलाका है यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर आपका जूट जूट जो है वो सिर्फ, मतलब ये दो ही चीज़ें सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ करती थी, इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं हुआ करती थी। ठीक है। फिर ये कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं रहा काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ। हमारे जो रोड्स हैं आपको पता है वो शैबी हैं, शैबी रोड्स हैं हमारे। इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी दिक्कत पेश आती है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो नहीं हो पाती, यानी कि सामान ख़रीद और फ़रोख्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है, उस वजह से हमारे। फिर उसके बाद एक और मसला आया हमारे पास, आपको पता है सोवियत वॉर में आपको पता है कि हमारे पास जो रिफ्यूजीज़ क्राइसिस है, रिफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गए। ठीक है। अफ़गानिस्तान से आए, इंडिया से भी काफ़ी रिफ्यूजीज़ हमारे पास आए हैं। इस वजह से फिर हमारा जो है ना वो इकोनॉमिक एक बर्डन जो है ना वो पड़ता है। ठीक है। एक हमारे जो है ना वो बर्डन पैदा होता है। तो ये भी था मसला, और ये आज तक भी ये मसला है रिफ्यूजीज़ का। ठीक है। ये याद रखने की बात है। कश्मीर इशू जो था यहाँ पर, उसकी वजह से काफ़ी जो ट्रेड्स है, ट्रेड हुए हैं, ट्रेड का जो मसला है साउथ एशिया में ख़ास तौर पर, तो साउथ एशिया में ट्रेड नहीं हो पाया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आपका जो है ना वो आई थिंक जो है ना 2.6 बिलियन का ट्रेड हुआ है, जबकि ये होना कोई अराउंड 30 बिलियंस के अराउंड जो है ना वो होना चाहिए था। लेकिन अगर अच्छे रिलेशंस होते, लेकिन अब रिलेशंस ही अच्छे नहीं है। आपको पता है कश्मीर का इतना बड़ा इशू रहा हमारा कि उसके होते हुए हमारा जो ट्रेड है वो हमारा इंडिया से जो है ना वो लिमिटेड ट्रेड होकर रह गया। अगर ये नहीं होता कश्मीर का इशू, तो हमारा जो ट्रेड है वो इंडिया से या साउथ एशियन रीजन्स में हमारा जो वो है ट्रेड है वो अराउंड $30 बिलियन होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक की आपको मैं बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ने ये बात की थी। ठीक है। अच्छा जी। फिर है हमारे पास अगला है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्या मतलब? यहाँ पर आप लोग देखें, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो चलती है। आप देखते हैं खुद कि हर डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं आपके, जो आपका सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके आते हैं या आपका पीसीएस का एग्ज़ाम पास करके आते हैं ब्यूरोक्रेट्स। वो जो है ना वो जो आपके ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर वो उन ऑफिसेज को होल्ड करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है हमारा ये रहा है हमेशा। ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं वो अपने आप को तुरम खान समझते हैं। मसला क्या है ब्यूरोक्रेट्स के साथ, कि भाई वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है प्रोफेशनल। देखें, सीएसएस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। ठीक है। 12 या 11 सब्जेक्ट्स आप इसमें इसमें पढ़ते हो। तो 11 सब्जेक्ट्स पढ़ के आप जो है ना किसी एक सब्जेक्ट में प्रोफेशनल नहीं हो सकते। प्रोफेशनल वही बंदा होता है जिसने किसी एक सब्जेक्ट को साला साल पढ़ा हो, कई सालों तक उसने एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा हो, और ना सिर्फ उसकी एजुकेशन हो बल्कि उसका एक्सपीरियंस भी हो उस एक सब्जेक्ट के ऊपर। जब जाके उसकी जो है ना वो प्रोफेशनैलिटी जो है ना उसकी वो आती है सामने। ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। आपको पता है सीएसएस करके ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, और वो अच्छे अच्छे जो है ना वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके ऊपर आकर बैठते हैं और उनको जो है ना वो ऑर्डर करते हैं कि आप ये काम करें, ये काम करें। ठीक है। इस वजह से भी हमारी जो लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा है, इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी वो ग्रो नहीं हो पाई। ठीक है। फिर क्या है, हमारा एक और मसला है ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन का एक मसला ये है, यहाँ पर समझने की बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि ग्रोइंग पॉपुलेशन आपका मसला नहीं है।
उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना जो है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन है वो इटसेल्फ कभी भी मसला नहीं होता, याद रखें ये बात। पॉपुलेशन बढ़ना कभी भी कोई मसले की बात नहीं होती है। आपकी जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है, आपकी इंटरनल मैनेजमेंट होती है, इस पर जब आपका यूथ का जो आपकी यूथ होती है या आपकी जो पॉपुलेशन होती है, उसका बर्डन पड़ना शुरू कब होता है? जब आपकी जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई जो है ना वो फ्लॉ हो। ठीक है, तो हमारी मैनेजमेंट का मसला है, जब भी हमने जो है ना वो पॉपुलेशन को हमने जो है ना एक बर्डन समझ लिया है अपने ऊपर। हालांकि पॉपुलेशन कभी भी बर्डन नहीं होती, पॉपुलेशन हमेशा आपकी जो है ना वो एक डिविडेंड होता है, एक डिविडेंड होता है। यूथ जो होता है आपका, वो एक जो है ना वो डिविडेंड होता है, यानी कि आपका एक फायदा होता है। तो ये याद रखने की बात है कि पॉपुलेशन की सही मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है उसको फिर आपको जो है ना वो सही तरह से उसको मैनेज करने की ज़रूरत है कि किस तरह से पॉपुलेशन को हम, अपनी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो यूथ है, उसको हम यूटिलाइज करें। ठीक हो गया, तो इसको यूटिलाइज करना ही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम रहती है हमेशा। फिर हमारे पास एक और मसला क्या था, हमारे पास लैक ऑफ इंडस्ट्री है। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि हमें ऐसी जगह दी उन्होंने जहां पर इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी, बैकवर्ड एरियाज थे। ठीक है, तो इस वजह से आपको पता है फिर 40% फॉल हुआ 1993 और 1994 के दरमियान में। आपका 40% इकोनॉमी और आपकी गिर गई। ठीक हो गया, फिर क्या है, आपकी एनर्जी नहीं है। इंडस्ट्री के लिए लाजमी सी बात है कि आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आपके जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो कि यानी कि एक बंदा कोई काम कर रहा हो, एक बंदे का अपना बिजनेस हो और वो उस जो है ना बिजनेस के अंदर अपनी सर्विसेज पे कर रहा हो, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन उनको जब पावर नहीं मिलती, एनर्जी जब उनको नहीं मिलती, तो लाजमी सी बात है लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग की वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ये हमारा जो है ना वो एक हिस्टोरिक मसले हमारे कुछ रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कुछ, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं कि भाई इकोनॉमी को समझने के लिए, आप देखें इकोनॉमी कोई इतना आसान टॉपिक है नहीं, एक काफ़ी मुश्किल टॉपिक रहा है। इसको जो है ना समझना भी एक मुश्किल काम है, लिहाजा इसीलिए हम इसको एक स्ट्रक्चर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे इकोनॉमी के अंदर, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे हमें मसलों का समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो है जीडीपी। आपने बहुत सुना होगा जीडीपी कम हो गई, ज़्यादा हो गई। ये जीडीपी आखिर होती क्या है, ये देखना है। तो जीडीपी का मतलब होता है आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? हर साल, यानी कि एक साल के अंदर और एक बाउंड्री के अंदर, ये आपका पाकिस्तान है, इस बाउंड्री के अंदर आपकी जो है ना एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन होती है, कितने गुड्स और कितने रुपए की सर्विसेज दी जाती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपकी जीडीपी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि आपकी सबसे पहले जो गुड्स हैं और आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपने जो दी हैं, उसके जो पैसे आए हैं वो आपने जमा कर लेने। इसमें आपने एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपने एक्सपोर्ट को प्लस कर दिया और राइट साइड पे आपने इंपोर्ट्स को यहाँ से माइनस। इंपोर्ट्स क्या होते हैं? आपके एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि जब आप, लाजमी बात है, बाहर से सामान मंगवाते हैं तो आप पैसे देते हैं। तो पैसे जब देंगे, आप पैसे जा रहे हैं आपके, तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं ये आपके। तो ये इज इक्वल टू जीडीपी होता है। ये इसको जो है ना वो करने का तरीका है, कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है क्या? एक दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके में मैं नहीं जाता, क्योंकि पहला तरीका ही अगर आप समझ लें तो दूसरा तरीका थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स तरीका है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा। ठीक है,
तो इस पे आप ध्यान दें भी नहीं, ना इसको अपने लिखें नोट्स में, ज़रूरत ही नहीं। एक आपने कैलकुलेशन का तरीका लिख लिया, समझ लिया, क्योंकि एग्ज़ाम में ये थोड़ी आएगा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सवाल एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, मगर आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम दूसरा जो हमारा जो तरीका है उस पे नहीं जाते, ठीक है। ये पहला जो तरीका है हमारा, सिर्फ यही हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारी जीएनपी क्या होती है। देखिए जीएनपी हमारी जो है ना वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। यानी कि जो बाहर के लोग हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे नेशनल्स हैं, हमारे जितने भी नेशनल्स ओवरसीज हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो दूसरे मुल्कों में हमारे सिटीजन्स रहते हैं, उनकी इनकम को हम क्या कहते हैं, उनकी इनकम जब वो हमें भेजते हैं, उनकी इनकम को तो हम नहीं कहते, जो है ना, उनकी इनकम को तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उनकी इनकम जब आती है अपने मुल्क में तो उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। ये आपका जो रेमिटेंसेस होते हैं, ये आपके जो दूसरे मुल्क के लोग पैसा कमाते हैं दूसरे मुल्क जाकर, वहाँ से आपके मुल्क में जब भेजते हैं पैसा, तो उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखें, सबसे पहले आपने जो जीडीपी है वो आपने एक साइड पे लिख लेनी है कि आपकी जीडीपी कितनी है, ठीक है। मान लें आपकी जीडीपी जो है ना वो 32 डॉलर बिलियन है, ठीक है। 32 बिलियन डॉलर आपकी जीडीपी। अब इस 32 बिलियन डॉलर्स में आपका जो डायस्पोरा का इनकम है, यानी कि आपके जो ओवरसीज की जो इनकम है, ठीक है, वो आपने क्या करनी है, देखें आप ऐड की है, हमने प्लस की है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर्स इनकम है, अब क्या होता है कि आपके मुल्क में भी बहुत से फॉरेनर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो जो इनकम कमाते हैं फॉरेनर्स, वो इनकम भेज देते हैं, वो अपने मुल्कों में भेज देते हैं, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको जो आपके शहरी हैं जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, वो आपको जो पैसे भेजेंगे वही आपको मिलेगा। ये हम डायस्पोरा इनकम इसको कहते हैं। तो इसमें जीडीपी में से आपने जो है ना फॉरेनर्स इनकम को माइनस कर देना है, और जो डायस्पोरा की इनकम है उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, लाजमी सी बात है, पैसे जा भी रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं यानी कि फॉरेनर्स इनकम जो है वो जा रही है, तो उसको आपने माइनस कर देना है, और जो आपकी डायस्पोरा की इनकम है वो आ रही है उसको प्लस कर देना। जो चीज़ आ रही है उसको प्लस करेंगे, जो जा रही है उसको माइनस करेंगे। ये हमारी जो है ना वो जीएनपी हमारे पास इज इक्वल टू जीएनपी, ये हमारी जो है ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमारी एक होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये क्या है, यहां पर देखें, समझें बात को, कि हमारी एक होती है परचेजिंग पावर, यानी एक बंदे के पास पावर कितनी है, वो कितना सामान खरीद सकता है। एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए में कितना सामान खरीद सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी हमेशा ये याद रखें कि ऐसे नहीं होता कि मैं पाकिस्तान में 100 रुपए के जो है ना वो 10 एप्पल खरीद लाया, ये परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है। हमेशा आपको जब भी परचेजिंग पावर पैरिटी कहीं पर मिलेगी लिखी हुई, तो हमेशा उसको कंपैरिजन किया हुआ होगा। आप देखेंगे कि ऐसे लिखा होगा कि $1 इज इक्वल टू 20 RS, इस तरह लिखा होगा। क्या मतलब, देखें इसका मतलब ये है कि अब देखें, एक बंदे के पास जो है ना वो, एक बंदा आता है हमारे पास अब्रोड से, उसके पास $1 है। अब वो $1 से हमारे जो है ना पाकिस्तान में आकर जो है ना वो 50 एप्पल्स वो खरीद लेता है पाकिस्तान में आके, ठीक है। लेकिन जब अपने मुल्क जाता है तो वो इस $1 के सिर्फ 10 एप्पल जो है ना वो खरीद पाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 50 एप्पल जो है ना वो $1 में मतलब कितने, इसको हम जो है ना 50 को हम एक डॉलर, यानी कि $1 में कितने रुपए होते हैं, मान लें आप 150 होते हैं, ठीक है। 150 पे आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, उतने रुपए का आपको सेब पाकिस्तान में पड़ रहा है, और जो आंसर आपका इसको जो है ना 10 को आपका 150 से डिवाइड करने पर आएगा, वो आंसर आपका होगा कि ये यूएसए में डॉलर की कीमत है, ठीक है ना। मान ले यहाँ पर आपका
25 आ जाता है। और यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, आता नहीं है, आता तो कुछ और ही है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 को जब आप डिवाइड करते हैं 150 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है मिसाल के तौर पर वो आ जाता है कि आपका जो है ना 0 पॉइंट आपका जो है ना वो 75 आ जाता है। ठीक हो गया। तो आप देखते हैं फर्क। ठीक है, इसीलिए आप कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज, 20 रुपीज। ये आपका जो है ना परचेजिंग पावर पैरिटी होगा। आप देखोगे कि यार, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज कैसे हो गया। होता तो ये वन असल में तो ऐसा है ना, $1 इज इक्वल टू आपका जो है ना 150 रुपीज ना। लेकिन आप जब देखोगे परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो यहां पर आपका जो है ना वो आपको कम मिलेगा। वो कम कैसे मिलेगा ये मैंने आपको समझा दिया। मसला आपको समझ, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इस डिटेल तो इसको समझने के लिए तो बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैंने आपको एक बिल्कुल एक जनरल सा ओवरव्यू आपको दे दिया ताकि आपको समझ आए कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। हमेशा किसी कंट्री के, देखिए अब डॉलर है यूएसए का है और 20 रुपीज पाकिस्तान के, हमेशा कंपैरिजन में हम देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी को। ठीक है ना, कभी भी ये नहीं हो लिखा हुआ होगा कि जो है ना एक परचेजिंग पीपीपी की जो है ना कोई ऐसी जो है ना एक जेनरिक वैल्यू नहीं होगी। इसकी वैल्यू हमेशा जो है ना वो कंपैरिजन में होगी। ठीक है ना, 1 = 10, इस तरह की कोई वैल्यू होगी। तो ये आपने अपने जहन में रखनी है। बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी का यही मतलब है, यही मकसद है कि हमारे मुल्क में जो लोग हैं, बाहर से अगर पैसा आता है तो वो बाहर का पैसा यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है हमारे अपने मुल्क में, तो उसकी क्या वैल्यू है। एक होता है हमारे पास, यहाँ पे समझ लें, एक होता है हमारे पास एक्सचेंज रेट। एक होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपने देखा होगा कि भाई $1 कितने का है, 150 का है, इस तरह लिखा होगा ना। लेकिन ये परचेजिंग पावर पैरिटी में ये चीज़ नहीं होती। परचेजिंग पावर पैरिटी में मामला कुछ और होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम सिर्फ परचेजिंग पावर चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये इसकी पाकिस्तान के बंदे के की अगर इनकम जो है ना वो 20 रुपए है, और जो है ना वो यूएसए के बंदे की इनकम $1 है, तो फिर दोनों बराबर होंगे। फिर दोनों की जो है ना वो कंपैरिजन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट था आपका। ऐसा इसका तो कोई आना तो है नहीं, इकोनॉमिक इश्यूज में इसका कोई काम है नहीं, लेकिन कभी आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो आप परेशान ना हो कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चीज़ है। हमारे पास अब जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमने जीडीपी देखा, जीएनपी देखा। एक और जो कॉन्सेप्ट, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी हैं आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके कॉजेज भी हैं। ठीक है ना, ये आपको जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके जो कॉजेज भी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको मैंने जीडीपी बता दिया, आपकी जीडीपी कम है, ये एक कॉज है। आपका जीएनपी आपकी कम है। ठीक है, ये कैसे है अब हम इसको देखते हैं आगे जाके। फिलहाल आपने ये समझना है कि इनको आप कॉजेज भी बना सकते हैं। आज के जो कॉजेज हैं उनको आप जो है ना इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो इकोनॉमिक कॉजेज आपके आ जाते हैं ना, ये इकोनॉमिक कॉजेज हैं आपके जितने भी। हमने ये जीडीपी जीएनपी तो वो तो हमने जो है ना देखे। हमारा ट्रेड डेफिसिट, ये आपके इकोनॉमिक कॉजेज आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज किस चीज़ के लिए, इकोनॉमी की के मसलों के लिए। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट भी है इकोनॉमी का और कॉज भी है, याद रखना है आपने बात। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट आपने याद रखना है कि डेफिसिट कहते हैं हम नुकसान को। ठीक है, क्या होता है कि देखें, आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर से मंगवा रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बाहर आप भेज रहे होते हैं। ठीक है, अब जब आप बाहर से चीज़ मंगवाते हैं तो पैसा आपका जाता है, माइनस हो जाता है पैसा। और जब आप जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आपका प्लस होता है। ऐसा ही है। अब क्या है यहाँ पर समझने की बात, कि जब आपकी इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएं तो हमारा डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि आप, लाजमी सी बात है, आपके पास पैसा आ कम रहा है, माइनस जो है ना आपके जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा जो है ना आपके से आपसे जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ये पैसा ज़्यादा जा रहा है। लेकिन जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सामान आप ले रहे हैं तो कम, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गई ना हमारी इंपोर्ट से,
तो जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, और जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए इंपोर्ट से तो उसको हम सरप्लस कहते हैं, और सरप्लस होना अच्छी बात होती है। ये हमारा एक कॉज है कि हम इंपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स कम है बनिस्बत है हमारी इंपोर्ट्स के, लिहाजा पाकिस्तान जो है वो फिस्कल डेफिसिट का सामना कर रहा है, सॉरी ये ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है, ठीक है। फिर एक हमारा आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? ये आपने देखना है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें जो आप बाहर भिजवाते हैं, ठीक है, और क्योंकि पैसा आ रहा है यहाँ पे तो आपका जो पैसा है वो प्लस हो जाएगा, और रेमिटेंसेस से भी आपका पैसा प्लस होगा। जो लोग बाहर से पैसा कमाते हैं वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट से आप याद रखें कि पैसा आ रहा है, डायरेक्टली पैसा आपके मुल्क आ रहा है, और रेमिटेंसेस से भी डायरेक्टली आपका पैसा मुल्क में आ रहा है, ठीक है। और इसमें से माइनस हम करेंगे इंपोर्ट्स, जितने भी हमारे इंपोर्ट्स होंगे वो हम जो है ना वो माइनस कर देंगे। अगर ये वैल्यू हमारी जो है ना वो कम आती है तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो इतना पैसा नहीं है, एक आम बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बंदा जो है ना वो फिर अपना जो है ना वो करंट अकाउंट को मैनेज कर सके। करंट अकाउंट आपका फिर डेफिसिट में चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सपोर्ट्स हैं फिर रेमिटेंसेस को प्लस कर देना है और माइनस कर देना है इंपोर्ट्स हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये आप देखें यहाँ पर क्या होता है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट 2019 में रहा है वो 5.5% रहा है। इसका क्या मतलब क्या है? देखें आपकी जो इनकम है, ठीक है, अब ये तो हमने सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की ना। एक हमारी जो जो आपकी डोमेस्टिक लेवल पर आपकी इनकम होती है, ठीक है, जो आपने जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, जितने भी आप टैक्सेस ले रहे हैं लोगों से, उनकी कुछ इनकम आ रही है आपके पास, लेकिन वो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी स्पेंडिंग को पूरा कर पाए। स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही है हर साल, ठीक है, और आपकी जो इनकम है वो आपकी कम हो रही है। ये हमारा पाकिस्तान का जो है ना वो अभी तक भी आप देखते हैं 5.5% है। ये ज़ीरो पर जब आएगा, जब ज़ीरो पर आएगा तो इसका मतलब होगा कि इनकम हमारी और आपकी स्पेंडिंग जो है वो बराबर हो गई हैं। जब बराबर हो जाएंगी तो फिर हमारा जो डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इकोनॉमी के अंदर थे, ये हमने समझ लिए। अब हमें समझ में आ गया कि भाई कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि देखें, आप देखते हैं इकोनॉमिक सॉरी इनकम जो होती है आपकी वो हमेशा टैक्स से होती है। टैक्सेस आपके जो होते हैं वही आपकी इनकम के अंदर जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लिहाजा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन सोर्स आपकी जो इनकम की है वो आपकी है टैक्स, ठीक हो गया। अब टैक्स के भी अपने मसले हैं। कभी कभी टैक्सेशन के ऊपर सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन के सिस्टम में जो फ्लॉज हैं वो आप बताएं, उनके सॉल्यूशंस बताएं। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाता है, तो हमने इस टॉपिक को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि हम इसके एक एक एस्पेक्ट को समझ लें, पकड़ लें, ठीक है। देखें फिगर्स, जो आपके फिगर्स होते हैं उनका मसला नहीं है। फिगर्स आपको मिल जाएंगे, फिगर्स आपको जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे आप जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इकोनॉमिक सर्वे, और आपका जो है ना वो स्टेट बैंक की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ये बैंक है, उसमें भी काफ़ी आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका जो है ना वो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से आपको तमाम चीज़ें यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, आपका जो इंटरनेशनल चीज़ जैसे कि जीडीपी आपकी हो गई, ठीक है, जीएनपी आपकी हो गई, ये तमाम चीज़ें आपको वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। वैसे इस पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो ढूंढना कोई मुश्किल काम है नहीं। गूगल पे आप लिखें हज़ारों आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। इकोनॉमी के ऊपर तो इतने आर्टिकल्स लोगों ने लिखे हुए हैं कि आपको जो है ना वो आपको अच्छे खासे जो फिगर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का कोई इतना टेंशन लेने की नहीं है बात। और स्टैटिस्टिक्स अगर आपको नहीं भी आते हो तो भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आपकी एक
जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होगी तो आप फिर उसको कवर कर जाओगे। आपका किसी भी किस्म का सवाल आएगा तो आप उसको कवर कर जाओगे। अब हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। कुछ कॉजेज तो हमने वहां पर देख ली, यही हमारा ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है। ये हमारी कुछ कॉजेज तो हैं, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं ऐड कर लेना। अब हम जब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। ठीक हो गया। आपको मैंने बता दिया कि इनकम जो है हमारी वो मेनली टैक्सेस से होती है, हर मुल्क की होती है। हर मुल्क का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो आपका टैक्सेस होता है। तो इसी वजह से हमने अब क्या है, हमारी जो पहली रीज़न इसीलिए आ जाएगी कि फ्लॉज इन द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कि हमारी जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसके अंदर जो है हमारी वो मुश्किलात हैं, मसले हैं, परेशानियां हैं। वो क्या क्या हैं, टैक्सेशन के अंदर क्या मसले हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि टैक्स टू जीडीपी हमारा क्या है, 10 to 12%। टैक्स टू जीडीपी का क्या मतलब है, देखें आपकी जीडीपी जो होती है वो आपकी ओवरऑल इनकम होती है ना। ओवरऑल इनकम आपकी जितनी भी साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज आपकी हुई, फिर एक्सपोर्ट्स आपकी हुई, पैसा जितना भी आया आपके मुल्क में, वो आपकी ओवरऑल जीडीपी होती है। उस जीडीपी में जो टैक्स होता है वो कितना होता है, तो टैक्स हमारा जो है ना वो 10 to 12% होता है। इतना कम टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, हम टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास। तो हम सिर्फ सालाना 10 to 12% जो हमारा टैक्स होता है, मतलब जो 10 to 12 जो टैक्स हमारा जितना भी हम 100% जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जितना भी हम 100% टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो जीडीपी का सिर्फ 10 to 12% बनता है। यानी कि कम है टैक्स की कलेक्शन, आपकी जो 100% टैक्स कलेक्शन है वो कम है। आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनसे आप जो है ना वो टैक्सेस नहीं लेते। आपको टैक्सेस का जो है ना वो सिस्टम ही नहीं सही समझ में आता। हमारे यहाँ जो मुल्क हमारे हुक्मरान बैठे हैं माशाल्लाह से उनको इकोनॉमी की समझ बूझ ही नहीं है, ठीक है। तो वो मसले कौन है, वो मसले जो है ना वो आइडेंटिफाई कौन करते हैं, हम करते हैं। ये सीएसएस वाले बैठ के वो मसले आइडेंटिफाई करते हैं, उनके सॉल्यूशंस देते हैं। और वो सॉल्यूशंस इतने प्रैक्टिकल भी होते हैं कि आप उन सॉल्यूशंस को अगर इंप्लीमेंट करो तो मसले हल हो जाएं। मगर द पॉइंट इज कि आप कैसे करोगे, आप कर आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है आपकी जो करप्शन है वो टॉप लेवल से आपकी जो है ना वो बॉटम लेवल तक आती है। तो आप टॉप लेवल पे चलो काम करते हो, टॉप लेवल को आप ठीक करते हो, बॉटम लेवल को आप कैसे ठीक करोगे उसके लिए अलग पॉलिसीज चाहिए और कुछ चीजें चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। एक भाई ने सवाल किया है, भाई ने तो नहीं किया, सर बिल्स में इतना टैक्स तो ऐड होता है, अब भी कम है क्या। भाई टैक्स कम है या ज्यादा है, देखें जिनसे हम टैक्स ले रहे हैं वो तो टैक्स, जिनसे हम डंडा करके टैक्स ले लेते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन के जो मसले हैं वो अब हम देखते हैं, मसला नहीं है वो। आपको फिर ये जो आपका क्वेश्चन है ये समझ में क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये बात ये है कि हमारा जो सेशन है ये ख़त्म होने वाला है। अभी मैं नया लिंक आप लोगों को भेजूंगा, उस नए लिंक को आपने ज्वाइन करना है। तो फिर हमारा जो है ना वो हम आगे जो है ना वो टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। फिलहाल ये सेशन हमारा एंड हो गया है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं हमारे जो टैक्स के मसले हैं। ये जो आपने सवाल किया है ना कि भाई बिल में हम इतना टैक्स देते हैं फिर भी कम है क्या, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप ठीक है आप टैक्स देते हो, जो लोग नहीं देते टैक्स उनका क्या करें। अब आपका जो टैक्स लगा हुआ है बिल्स के ऊपर, ठीक है, वो तो टैक्स आपसे ज़बरदस्ती चलो ले लें, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे, वो टैक्स देते ही नहीं है, टैक्स कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ। वो मसले जो है ना हमने देखने हैं, उन मसलों की, क्योंकि जो हमारा जो देखें टैक्स टू जीडीपी हमारा सिर्फ 10 to 12% है। इसको अगर ये इंक्रीज हो जाए, चले ये 20% तक चला जाए, लोग टैक्स देना शुरू कर दें, जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ तो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो टैक्स देना शुरू कर दें, और ये 20% तक चला जाए तो हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी ना, जीडीपी हमारी बढ़ेगी। ये बात आपने यहाँ पर समझनी है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ना कि मसले क्या हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे, कवर होंगे, मसला नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किया है ना वो अभी आपको विद इन 10 मिनट्स आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो हम देखते हैं आगे कि क्या मसला है, आखिर मसले समझेंगे ना। देखें अब
हम जो पहली हेडिंग तो हमारी यही आ गई ना कि टैक्सेशन के जो फ्लॉज हैं वो, इसमें फिर हमारी जो है ना यही हेडिंग है, टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान। ये इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पहली हेडिंग तो यही है हमारी ना कि यानी कि ये मैंने ऐसे लिख दिया है कि जो हमारे जो टैक्स सिस्टम है, ताकि इसका एक अलग से भी अगर आप टॉपिक बनाना चाहें तो आप बना सकें, लेकिन असल में ये उसी टॉपिक के अंदर आता है कि हमारे जो फ्लॉज हैं टैक्सेशन के अंदर, फ्लॉज क्या क्या है हमारे। पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, ठीक है। ये आप ही की बात का जवाब है जो आपने सवाल किया है कि भाई बिल्स में हम इतना टैक्स देते हैं तो वो कम में क्या। मसला ये है कि जो आप बिल्स में टैक्स देते हो, फिर आप सिर्फ बिल्स में नहीं देते, ये जो आपका जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स आपका होता है, जिसमें आपके जो आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं यार, आम रूटीन में आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, आप साबुन यूज़, शैम्पू, ये तमाम चीज़ों पर आप टैक्स दे रहे हो, इन हर चीज़ों पर आप टैक्स दे रहे हो। बट द पॉइंट इज़ कि ये आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, और ये एक आसान तरीका माना जाता है दुनिया के अंदर पैसे कलेक्ट करने का, क्योंकि आपको पता है आपकी इतनी मैनेजमेंट तो नहीं है इस मुल्क के अंदर कि आप जो है ना वो उनसे टैक्सेस जाकर लो। आप क्या करते हो कि आपने हर एक एक चीज़ पे टैक्स लगा दिया, हर जो सामने आया आपने उस पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन कि आप हर चीज़ पे टैक्स लगा देते हो। जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, कंजम्पशन खास तौर पे, कंजम्पशन के ऊपर आपने टैक्स लगाया होता है। कंजम्पशन में आपकी यही शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट और वगैरह वगैरह चीज़ें आपकी आ जाती हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम्स एंड प्रॉफिट्स पे होता है, ठीक है। ये आपका जो टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो कंजम्पशन आप करते हो, जो आप चीज़ खरीदते हो जाके, जो आप एक आम आदमी जो चीज़ खरीदता है जाके आपके किसी सुपर स्टोर से, जनरल स्टोर से, वहाँ पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इनकम और प्रॉफिट्स पे होता है वो, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनका जो प्रॉफिट्स होता है उन पे वो टैक्स उनको देना पड़ता है, लेकिन देते नहीं है वो। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करके इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो एफबीआर है, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसके अंदर आपका जो है ना इतना आपका लोग हैं ही नहीं जो थोड़े से जो है ना वो गुंडे टाइप हों, बदमाश टाइप हों। ऐसे लोग हैं ही नहीं एफबीआर में, वो शरीफ है, हाँ भाई आपके ऊपर टैक्स है, रेड्स नहीं होती, हम रेड्स नहीं मार सकते। ये एफबीआर को जो है ना वो रेड्स नहीं मार सकते, रेड्स मारने की कोशिश करते हैं तो अगला खिला पिला के कुछ मामला ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसकी वजह से आपका नुकसान जो सबसे बड़ा होता है वो, आप जो उस नुकसान को हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है? टैक्स इंसिडेंस का मतलब है कि बर्डन सारा का सारा पुअर्स पे आ रहा है, आपके जो गरीब लोग हैं उन पे बर्डन आ रहा है। कैसे कि देखें, एक साबुन है, एक साबुन की मैं मिसाल लेता हूँ, इस पर आपको जो है ना 0.5% आपको टैक्स देना है। अब देखें गरीब जो है वो भी 0.5% टैक्स देगा और जो अमीर है वो भी 0.5% टैक्स देगा। अब अमीर की जो इनकम है वो ज़्यादा है, गरीब की इनकम कम है, तो इससे आप देखें ना नुकसान पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है गरीब आदमी को। गरीब आदमी को तो लेने के देने पड़ गए ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आपका जो इशू है वो टैक्स इंसिडेंस है, यानी कि आपकी पॉवर्टी, जो आपकी पॉवर्टी है वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है। आपकी पॉवर्टी जब तक आपकी ख़त्म नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी। अगला जो फ्लॉ है हमारे यहाँ वो है रेग्रेसिव टैक्सेशन का। मैं नहीं कहता रेग्रेसिव टैक्सेशन बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, रेग्रेसिव टैक्सेशन दुनिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में, मगर बात यह है कि जो वर्ल्ड है, दुनिया के लोग हैं, वो अब मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब ये क्या चीज़ होती है ये हम देख लेते हैं। देखें रेग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, मैंने आपको यही बता दिया। असल में जो आपका टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन और आपकी रेग्रेसिव टैक्सेशन दोनों ही तकरीबन मिलते जुलती चीज़ें हैं। बात यह है कि ये इनकम टैक्स होता है, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पर भी होता है, लेकिन मेनली इनकम्स पर होता है। अब क्या है, पुअर की इनकम कम है आपने देखा, और रिच की इनकम ज़्यादा है,
ठीक हो गया। लेकिन दोनों 10 रुपए पे कर रहे हैं, दोनों ही 10 रुपए पे कर रहे हैं। अब गरीब आदमी के लिए 10 रुपए की जो वैल्यू है वो अमीर आदमी के लिए नहीं है। अमीर आदमी के लिए 10 रुपए की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी गरीब आदमी के लिए है। ठीक है, यहां पर भी आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पॉवर्टी के ऊपर। आपकी पॉवर्टी, जो आपकी पॉवर्टी लाइन है, उस लाइन से आपकी जो पॉपुलेशन है वो नीचे चली जाती है। बात ये कि हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना है। अब आप यहाँ पर एक बात और भी समझें कि ये जो आपके इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं यही आपके सॉल्यूशंस भी हैं। यही तमाम चीज़ें आपकी सॉल्यूशंस में भी आ जाएंगी। आपने सॉल्यूशंस में देना कि रेग्रेसिव टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये आपने सॉल्यूशन में लिख देना है। हेडिंग में 3-4 लाइनें आप लिख दोगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है देखें। अब यहाँ पर जो है ना सेक्शंस बने होते हैं। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मैं आपको समझाता हूँ कि देखें कैटेगरीज होती है ना। जो 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं लोग, वो 12% टैक्स पे करेंगे। ये एक मिसाल मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है ये 12% आपका 5% हो, 2% हो, कुछ भी हो सकता है। आपको मैं सब समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब क्या है, जो आपके 50,000 के लोग होंगे वो आपके 22% जो है ना आपके टैक्सेस पे करेंगे। आपके 1 लाख इनकम वाले जो है वो 24% और 2 लाख इनकम वाले आपके 28% टैक्स पे करेंगे। ठीक हो गया। बात यहाँ पे समझने की ये कि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हो। मतलब एक तमीज के साथ कर रहा है ना काम बंदा। ये नहीं है कि भाई आपने हर बंदे को 12% टैक्स दिया हुआ है। इनकम टैक्स आपका फिक्स्ड है 12%। अगर ये फिक्स्ड हो जाए तो ये आपका फिर रेग्रेसिव टैक्सेशन होगी, फिर ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आपने ये बात समझनी कि हमने रेग्रेसिव से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना है। फिलहाल हम रेग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ हैं, तो ये बात आपने जहन में रखनी है अपने। फिर एक हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, टैक्स नेट का। टैक्स नेट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। टैक्स नेट कहते किसको हैं? टैक्स नेट उसको कहते हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होता है सिस्टम। जो भी हमारे कोई भी बंदा गाड़ी खरीद रहा है, कोई भी बंदा घर खरीद रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, फाइलर है। फाइलर कौन होता है? जो टैक्स पे करता है। जब वो फाइलर हो गया तो मतलब वो बंदा डॉक्यूमेंटेड हो गया। अब ठीक है, तो हमारा जो टैक्स नेट है वो हमारा नैरो टैक्स नेट है। ठीक है, छोटा टैक्स नेट है। होना क्या चाहिए? हमारा ब्रॉड टैक्स नेट होना चाहिए। अब क्या है हमारा छोटा, बिल्कुल नैरो टैक्स नेट है। नैरो टैक्स नेट का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आपके जो मुल्क के अंदर जो आपके जो लोग तिजारत कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन हैं आपके, वो जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई भी उनकी। जब भी वो चाहते हैं टैक्सेशन से जान छुड़वाकर वो भाग जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोशिश भी की थी इमरान खान ने, एमनेस्टी स्कीम। ये इमरान खान की तरफ से एक जो है ना वो काम किया गया था। इसका मकसद ही यही था कि आप एक दफ़ा टैक्स का जो कल्चर है वो आप बना दो। ठीक है, टैक्स का कल्चर बनाने के लिए ये एमनेस्टी स्कीम आपकी इमरान खान ने बनाई थी। और इसका यही मकसद था कि भाई जितने भी लोगों के पास जो पुरानी खताएं हैं, लोगों की पुराने गुनाह हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये है वो है, ठीक है, वो सब हमने माफ़ किया। अब आज से हम एक नया सिस्टम शुरू करेंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, कम से कम वो बता तो दें हमें। हमें बता दें कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं। आपका घर आप बता दें आपकी, ताकि एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन हो। एक दफ़ा हम जो है ना डॉक्यूमेंट कर लें बंदों को, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनको एक आदत पड़ती रहेगी टैक्स देने की। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास टैक्स कल्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टैक्स नेट है, यहाँ पे मैं हेडिंग में इजाफा करता हूँ कि हमारा जो टैक्स नेट है वो नैरो टैक्स नेट है। नैरो टैक्स नेट, नैरो टैक्स नेट का यही मतलब है कि लोग आपके पास डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। ठीक है, फाइलर, हमारे पास जो फाइलर हैं वो कम है, बहुत कम है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपका आ जाता है। तो मैंने आपको टैक्सेशन के फ्लॉज भी आपको मैंने बता दिए। अब अगर टैक्सेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उम्मीद है कि आप उसके अंदर कोई आपको मसला नहीं होगा। आप तमाम चीज़ें आप बता दोगे कि हमारा रेग्रेसिव टैक्सेशन है, हमारा जो है ना वो
इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप उसमें बता दोगे। टैक्सेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो हल हो जाएगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये भी हमारा अगर टैक्स के ऊपर सवाल आ जाता है तो आप ये भी आप उसमें डाल दें। दूसरी रीज़न है हमारी, पहली रीज़न क्या थी, आपका जो फ्लॉस थे टैक्सेशन में, ठीक है, वो आपके जो है ना पहली रीज़न थी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की। दूसरी रीज़न क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, पहले हमने बात की डॉक्यूमेंटेड लोग, अब हमारे पास जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो नहीं है। कैसे नहीं है, देखें हमारे हाउस होल्ड अर्निंग जो होती हैं, मिसाल के तौर पर आपके इलाके में भी कोई ऐसी कोई आंटी होगी जो मिसाल के तौर पर केक बनाकर बेचती होगी मार्केट में, ठीक है। अब क्या है कि वो केक जो बनाकर बेच रही है, ठीक है, अच्छी बात है, एक जो है ना वो सर्कुलेशन चल रही है पैसों की, लेकिन जो वो केक से पैसा कमा रही है, वो पैसा कहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट को पता नहीं है। गवर्नमेंट इससे जो है ना बेखबर बैठी हुई है, उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि हमारे मुल्क में जो हाउस होल्ड हैं वो पैसा जो कमा रहे हैं वो रजिस्टर करने की ज़रूरत है। इन छोटे जो रेडियाँ हैं आपकी, जो छोटी छोटी रेडियाँ होती हैं, फ्रूट्स की रेडियाँ होती हैं आपकी, ये भी जो है ना इनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, ठीक है ना। इनको भी आपको जो है ना डॉक्यूमेंट, इनको सबसे पहली बात तो इनकी जो इनकम है, इनकी जो सब चीज़ें हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए आपके पास। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं होगा कि भाई ये बंदा कितना कमा रहा है, कितना इससे जा रहा है, एक्सपेंसेस क्या है इसके और इनकम क्या है, ये चीज़ें गवर्नमेंट की जो है ना वो नज़र में नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट जो है ना कोई एफिशिएंट पॉलिसी नहीं बना सकती कि भाई हम जो है ना इनको रजिस्टर कैसे करें। इनको रजिस्टर करने के लिए बड़ा मसला है। फिर हमारी स्मगलिंग भी, ये ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मनी, इसको हम ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं। ये ब्लैक, एक तो आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, या आप तीसरी रीजन बना लें अपना, एक और पॉइंट यहाँ पे बना लें कि ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी में आपकी चीज़ें आ जाती है कि स्मगलिंग। अब लाजमी सी बात है, जो पैसा स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है जा रहा है, वो अगर रजिस्टर करवाएंगे आपको तो टैक्स देना पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो वो लोग टैक्स वो रजिस्टर करवाते ही नहीं है, ठीक है। पूरा टैक्सेशन है, कोई टैक्सेशन का मैकेनिज्म है ही नहीं। इनकम टैक्स वाले जो हैं आपके, वो बेचारे जो है ना वो थक हार के ख्वार हैं, लेकिन ये जो स्मगलिंग करते हैं इन्होंने ऐसे सीक्रेट रूट्स इनके पास हैं कि उन रूट से लोग जाते हैं आते हैं और अपना जो सामान है वो, आपको पता है स्मगलिंग हमने डिस्कस कर लिया, अफगानिस्तान से भी होती, ईरान से भी होती है। अफगानिस्तान से आपका जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स आपका जो है ना बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान से आपका जो है ना यहाँ पे स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लैक इकोनॉमी, क्योंकि आपकी जब पैसा जो है आपका वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, तब तक आप मुझे बताएं कि आपकी जो जीडीपी है, जब ओवरऑल कैलकुलेशन होगी जीडीपी की, तो वो तो कम ही शो होगी, क्योंकि बहुत सा ऐसा पैसा है वो आपने गिना ही नहीं है और गिन सकते भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कितना पैसा है, ठीक है। तो ये समझने की बात है यहाँ पे। तीसरी, यहाँ पे आपको चौथी बना लें, हमने तीसरी लिखा हुआ है, क्या है कि नो एग्रीकल्चरल टैक्स, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन है ही नहीं। आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो हमारा है वो एक आपका जो है ना वो बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपकी होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपकी एम्प्लॉयमेंट्स बहुत ज़्यादा, जो वर्क फोर्स है वो इनके पास है, मैन पावर इनके पास है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं वो इनके पास हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के पास हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मसला है कि ये लोग जो है ना वो पैसे टैक्स पे नहीं करते, टैक्स इनके ऊपर लगाया ही नहीं गया, ठीक है। तो इसी वजह से ये इनका सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर जो है ना आप लेने भी जाओ पैसे उनसे, जो है ना पैसे मांगने भी जाओ ना, तो वो आपको क्या करेंगे, जो है ना टरखा देंगे, ठीक है, कि भाई ये नहीं है, कुछ पैसे आपको खिलाकर जो है ना वो जो आपका कस्टम इंस्पेक्टर होता है उसको आपके कुछ पैसे वैसे खिलाकर और जो है ना वो मामला ख़त्म कर देंगे। टैक्स नहीं पे करना, टैक्स कल्चर यहाँ पे है ही नहीं, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है ना हमारी वो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी अगर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है तो वह हमारी जो है ना वो एग्रीकल्चर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद
टैक्स ही नहीं है। टैक्स जब नहीं देंगे तो आप बताएं कैसे होगा मामला। फिर क्या है, हमारी फोर्थ रीजन हमारी आती है अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, हमने तो ये करना होता है ना कि हमने हर कोई भी चीज आ रही है वो हमने खरीद लेनी है। आप अपने घरों में देखें ना, आजकल जो घरों में मामला चल रहे हैं वो यही है ना कि भाई आप जो करते हैं वो आप क्या करते हैं, सामान इतना आप खरीद लेते हैं, इतनी चीज़ें आप खरीद लेते हैं, उधार पे भी जाकर आप सामान लेकर आ रहे होते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं, मैंने देखा है, जो आपके जो जनरल स्टोर्स होते हैं उनसे वो उनका खाता चल रहा होता है, उधार पे आप उनसे सामान लेकर आ रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये पता ही नहीं होता कि भाई मैंने जो है ना ये पैसे कहाँ से दूं, मैं आपकी इतनी इनकम ही नहीं होती। ठीक है, इनकम जो है वो आपकी कम है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हैं। ये अनकंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर्स जो हैं इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इनके ऊपर आप देखो ना, ये सिर्फ घर के मैं आपको नहीं बता रहा, मुल्क में आप देख लो, आपने इतने प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, जब भी आप थोड़े दिनों बाद तो एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आपके पास जो पैसा है वो आपने जो है ना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो है ना वो पैसा लगा दिया है। इतना आपके पास पैसा था भी नहीं और इतना आपके पास गुंजाइश भी नहीं, मगर आपने उससे ज़्यादा आपने प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। अब आपने देखा इन्होंने डैम्स के लिए जो है ना वो चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ पर एक बात आप लोग समझें कि डैम बनाना कोई बच्चों का खेल है नहीं, ये फंडिंग ये चंदे से नहीं होता। इसके लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कि भाई बाहर से पैसा आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से आप समझ लें बात को, कि अगर आपका पूरा मुल्क मुल्क का एक एक बंदा भी आपको जो है ना यहाँ पे पैसे देना शुरू कर दे, आपकी पूरी कंट्री जो है ना आपको पैसा देना शुरू करे, तब भी आप डैम नहीं बना सकते। डैम बनाना इतना कोई बच्चों का खेल है नहीं, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। और ये हमारे इमरान खान साहब ने जो है ना वो मोहतरम ने पैसे लिए, चंदे डैम के नाम पर चंदा लिया, और बाद में वो पैसे जो है ना वो खर्च कर लिए कहीं और हमसे फिर क्या कर रहे हैं, हमसे जो है ना वो माजरत कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं कि भाई मैंने वो यूटिलिटी बिल्स का मसला था तो ये था वो था, हमने उनको रियायत दी, तो भाई उनको रियायत देने के चक्कर में आपने हमारा पैसा जो है ना वो उड़ा दिया। तो ये बात आपने समझनी है यहाँ पे कि ये मसला बड़ा खतरनाक है। ठीक है ना, आपके प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं मगर इनकम आपकी इतनी है नहीं। ठीक है, आप प्रोजेक्ट शुरू तो कर लिया है आपने, बीच में आके आप फंस जाते हो कि भाई और पैसा कहाँ से लाएं इसको लगाने के लिए। फिर आप क्या करते हैं, आप अपने रिजर्व से निकालते हैं पैसा। यही काम होता है जब आप अपने जो रिजर्व्स होते हैं, आपके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, उनसे आप पैसा निकालते हो। और तो इसको हम कहते हैं मॉनेटरी डेफिसिट। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में भी फ्लॉज हैं। मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, यहाँ पे आपने अब इस चीज़ को समझना है। ये तो आपको समझ में आ गई कि भाई जब पैसा है ही नहीं मेरे पास और मैंने खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, ठीक है, मेरे पास सेविंग्स में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है, लेकिन जो मेरे पास अपनी जेब में पैसा है वो मैंने सारा उड़ा दिया। अब मैं क्या करूँ, अपनी सेविंग से पैसा निकाल निकाल के लगा रहा हूँ। यही काम जब होगा तो मेरा मॉनेटरी डेफिसिट हो जाएगा। क्या मसला है, देखें हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, हर गवर्नमेंट हर हुकूमत के पास रिजर्व्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम कहते हैं फॉरेन रिजर्व्स। उनका मकसद ये होता है ताकि आपके जो इंटरनेशनल डेब्ट्स हैं, जो आपके ऊपर कर्जे हैं, आप उनको पे कर सको, और आपने रिजर्व्स को मेंटेन भी रखना होता है। कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। भाई आप सेविंग क्यों करते हो, इमरजेंसी के लिए ही करते हो ना, कि आपके पास जो सेविंग पड़ी है वो कभी इमरजेंसी में आपके काम आ सकती है, कभी कोई मसला हो सकता है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो कि आप जो है ना वो रिजर्व अपने पास सेविंग रखते हो। तो क्या होता है, ये सेविंग से जो आपका इन्वेस्टर होता है वो अट्रैक्ट होता है। इन्वेस्टर क्यों अट्रैक्ट होता है भाई, इन्वेस्टर जब भी आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है ना, दूसरे मुल्क से कोई बंदा पैसा लगाता है, सबसे पहले जो वो चेक करता है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स चेक करता है। वो आपकी पिछली जो हिस्ट्री है फॉरेन रिजर्व्स की वो देखेगा कि भाई ये फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ज़्यादा हो रहे हैं मतलब मुल्क फ़ायदे में जा रहा है, अगर कम हो रहे हैं मतलब इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि ये जो है ना अपनी सेविंग से पैसा निकाल निकाल के अब पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नवाज शरीफ ने क्या किया था, नवाज शरीफ ने क्या किया था कि पहले 20 जो है ना 20 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व में थे, 20 बिलियन डॉलर्स, फिर 18 रह गए यानी कि 2 बिलियन निकाल लिए, फिर 14 रह गए, फिर 10 रह गए।
ये काम क्यों किया? नवाज शरीफ ने क्यों निकाले पैसे? आपने सुना था कि हमने डॉलर की जो वो थी वैल्यू थी उसको हमने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ था। वो कैसे किया था आर्टिफिशियली कंट्रोल हमने? सवाल पैदा होता है कि भाई आर्टिफिशियली कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब देखें आर्टिफिशियली कैसे कंट्रोल किया जाता है। होता ये कि जो आप अपने फॉरेन रिजर्व से पैसे निकाल दें, जैसे नवाज शरीफ ने निकाले, फॉरेन रिजर्व से पैसे निकाले आपने, और फिर आप वो पैसा आप मार्केट में पुट करते हैं, आप मार्केट में वो पैसा देते हैं। मार्केट में जब वो पैसा आपका आता है, ठीक है, आप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर आप बॉन्ड्स इशू करते हैं। आपने देखा होगा ना, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो इशू किए जाते हैं, मार्केटेबल आपकी सिक्योरिटीज। ठीक है, ये आपका जो है ना वो इशू करता है कोई भी बंदा, बैंक जो है ना, ताकि वो पैसे, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी जब कोई बंदा खरीदेगा तो वो इन रिटर्न आपको पैसे देगा। ठीक है, दानिश अब क्या होता है कि आप जब कोई डिमांड ही नहीं है, कोई खरीद आपके जो बॉन्ड्स हैं, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी तो कोई खरीद रहा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करने के लिए खुद ही खरीद लेती है उनको, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खुद ही खरीद। जब आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट होगी, खुद ही खरीद रहा है गवर्नमेंट, खुद ही सप्लाई कर रहा है, खुद ही खरीद रहा है, तो फिर क्या होगा कि भाई ये आर्टिफिशियली जो है ना मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी। जब आपको पता है डिमांड होगी, जो फिर आपका जो है ना वो प्राइसेस, जो आपकी प्राइसेस होंगी वो आपकी जो है ना मेंटेन रहेंगी, वो आपकी जो है ना वो कम नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपकी प्राइसेस कम होना शुरू हो गई आपकी, तो फिर आपको नुकसान है। आपको डॉलर के मुकाबले में आपकी जो कीमत है वो आपकी जो है ना वो कम हो जाएगी, डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, रुपीज़ जो है ना वो कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जब आपका जो है ना वो फॉरेन रिजर्व से आप पैसे निकाल कर आर्टिफिशियली, अपने मुल्क को तो आप चला रहे हो आर्टिफिशियली, ठीक है, लेकिन जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो, उस पर तो इम्पेक्ट पड़ रहा है ना। लोग आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो देख रहे हैं आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अब वो अगला बंदा पैसा लगाने से पहले सोचेगा ना कि भाई इन मुल्क के पास तो पैसे हैं ही नहीं, अगर मेरे पैसे, मुझे कोई मसला हुआ तो पैसे मेरे वापस कैसे करेंगे ये लोग, ये तो मेरे पैसे वापस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बंदा क्या करता है, वो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो करता ही नहीं है। वो कहता है भाई मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी, यहाँ के तो, या इनके पास तो रिजर्व ही नहीं है, सेविंग्स ही नहीं है। कल के दिन अगर इनको मुझे पैसे देने पड़े तो कहाँ से देंगे? तो मुझे जो है ना वो करेंगे, मुझसे कर्जा लेना शुरू कर देंगे, मुझे कर्जा वापस नहीं करेंगे मेरा, तो वो बंदा फिर फंस जाएगा यहाँ पे आके। यही वजह आपकी मॉनेटरी डेफिसिट इसी को कहते हैं आपका। अब समझ आ गया आपको मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है? कि आपके जो रिजर्व्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो कम हो जाते हैं क्यों? क्योंकि आपने उनसे पैसे निकाल कर मार्केट में लगाए। ठीक है, मार्केट तो फ्लरिश हो गई आपकी, लेकिन आपके रिजर्व्स कम हो गए। अब आपके जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा बंदा यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर हमारा एक है डेप्ट सर्विसिंग। अगली जो रीजन हमारी आती है वो आती है डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग क्या होती है आपकी? कि जो आप मुल्क जो है ना वो, आप एक मुल्क आईएमएफ से या पैसे लेता है, किसी दूसरे मुल्क से कर्जा लेता है, तो उस लोन को रीपे करना होता है ना, उसी लोन की रीपेमेंट को हम क्या कहते हैं? डेट सर्विसिंग कहते हैं। अब क्या है इसमें, आपको पता है कि 40% जो है ना वो हमने, जो हमारे जो लोकल सेक्टर्स हैं उन्होंने अपने ही स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक आपका सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक हर मुल्क का अलग होता है, ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है, तो स्टेट बैंक से ही हमने कर्जे लिए हुए हैं। 40% तो कर्जे हमने अपने ही बैंकों को देने हैं, और बाहर आईएमएफ को, आपको पता है आईएमएफ को तो और ज्यादा देने हैं, आईएमएफ को तो और पैसे हमें देने हैं। तो ये हमारे पास इतना डेट है कि हम जो है ना वो अपना कर्जा उतार नहीं पा रहे। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक रीजंस हो गई। अब हम कुछ पॉलिटिकल रीजंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल कॉजेस की बात करते हैं। सबसे पहली आपकी चीज आती है करप्शन। करप्शन क्या होती है? करप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन की वजह से ही आपकी जो ब्लैक मनी है वो वाइट नहीं हो पाती। ठीक है, आपकी ब्लैक मनी जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर होती है। वो जो ब्लैक मनी होती है उसको वो बाहर
मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मुल्क से बाहर, लाजमी बात है उसकी फिर अलग वैल्यू होती है। मुल्क के अंदर आप उसको अगर लेकर आओगे, आप अपने जो है ना घर में रखोगे उस पैसे को, तो फटाफट नैब का छापा आएगा आपके ऊपर कि भाई ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। तो आप मजबूरी के मुल्क पैसा अपने मुल्क से बाहर भेज देते हो, ताकि अगर नैब का छापा भी आए आपके पास ऊपर, तो आपके पास पैसा है ही नहीं। अब बाहर के मुल्क के रिकॉर्ड थोड़ी ना चेक करेगी नैब, तो जब बाहर के मुल्क के रिकॉर्ड वो चेक नहीं करेगी तो आप बच गए। तो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है आपकी, ठीक है ना, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने की एक और बात है कि आपकी जो करप्शन है, करप्शन इतनी नहीं है जितनी आपकी मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर करप्शन है, मैं मानता हूँ करप्शन बहुत है, लेकिन करप्शन से ज़्यादा जो आपका बड़ा इशू है वो मिसमैनेजमेंट का इशू है। मिसमैनेजमेंट जब तक आपकी, क्या मतलब कि आपकी जो इनकम, ये जो मैंने आपको बता दिया, टैक्सेस हैं आपके, टैक्स कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर का मसला है उस पर टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। हाउस, आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी है, हाउस होल्ड्स हैं आपके बहुत सारे, वो आपका टैक्स नहीं देते। ये मसले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बनिस्बत है करप्शन के। करप्शन ठीक है, आपका एक पॉलिटिकल कॉज आ गया। करप्शन के ऊपर अगर अलग से सवाल आ जाता है तो आपने उस सवाल को कैसे टैकल करना है, ये भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि करप्शन के ऊपर एक अलग से सवाल आ जाए, तो उसको आपने कैसे टैकल करना है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी करप्शन होती है, हमेशा वो तीन चीज़ों की मोहताज होती है। यहाँ पर हम एक जो है ना वो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि करप्शन में नीड होती है, ग्रीड होती है और अपॉर्चुनिटी होती है। इन तीन चीज़ों की वजह से हमारी जो है ना वो करप्शन होती है। नीड क्या होती है आपकी, कि भाई किसी बंदे की जो है ना वो इनकम नहीं है, इतनी उनकी सैलरीज कम है कि उसको बेचारे को ज़रूरत, उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो उसको ज़रूरत पड़ती है करप्शन करने की, रिश्वत लेने की उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आपने ओवरकम कैसे करना है कि आपने जो सैलरीज हैं उनको बढ़ा देना है, लोगों की सैलरीज बढ़ानी है, लोगों की इनकम्स आपने बढ़ा देनी है। तो इससे जो नीड का जो आपका जो मसला है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ग्रीड, एक होते हैं ग्रीड। ग्रीड में क्या होता है, ग्रीड आपकी पता है लालच है आपको, लालच का कोई इलाज है भी नहीं। एक बंदा बोलता है भाई पैसा आ रहा है तो फिर और आए ना, आता जाए पैसा। आपको पता है हिर्स, लोगों के अंदर हिर्स होता है, ग्रीड, ग्रीड का मतलब ही हिर्स है। अब इसको आप कैसे कम कर सकते हो कि आप अवेयरनेस लेकर आओ, एजुकेशन दो लोगों को कि भाई ये उन अवेयरनेस किस तरह से, अवेयरनेस इसी तरह से कि भाई आप जब जो है ना वो नहीं, आप करप्शन कर रहे हो तो इससे हमारी मुल्क में ये नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो आप जब अवेयरनेस उनको बताओगे कि भाई आपकी वजह से नुकसान हो रहा है हमें, तो फिर हो सकता है उनको खुद भी एहसास हो। तो इस तरह से ही हो सकता है। आप इमोशनली ही इनको ट्रीट कर सकते हो, फिजिकली तो इनके ऊपर छापे तो लगा नहीं सकते, छापा लगाते हैं तो उनके छापों के अपने मसले हैं फिर, ठीक है ना। फिर है आपका एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप समझ लें कि भाई एक बंदे को ना तो नीड है ना ग्रीड है, लेकिन उसको फिर भी मौका मिल रहा है कि भाई मुझे पैसे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई बंदा जो है ना वो आता है, आपका असिस्टेंट कमिश्नर बनता है, कमिश्नर बनता है। अब क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटी तो होती ही होती है, कहीं कभी भी किसी भी टाइम वो जो है ना वो रिश्वत ले सकता है, अपॉर्चुनिटी उसके पास हर टाइम है। लेकिन अगर वो कहता है मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता भाई, मैं जो है ना वो रिश्वत नहीं लेता, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक आपका सिस्टम जो है ना वही ब्रोकन सिस्टम है। क्या मतलब कि आप कुछ चेन है ना वो डैमेज्ड है, ठीक है। अब देखें ये आपका सेक्रेटरी है, फिर आपका कमिश्नर है, फिर आपका डिप्टी कमिश्नर है, फिर आपका असिस्टेंट कमिश्नर है। ये पूरी चेन ही में अगर मसला होगा, और ये सिर्फ आप कहते हो मेरा असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना वो रिश्वत नहीं लेता, तो ऊपर वाले तो ले रहे हैं ना। अब बात यह है कि भाई आप मिसाल के तौर पे ऊपर वाले बंदे ने करप्शन लिया, आपका जो सेक्रेटरी है उसने जो है ना वो आपका लिया, आपकी करप्शन की और आपकी रिश्वत ली, तो क्या होगा, वो जो परसेंटेज होती है वो बांट देगा, नीचे की तरफ वो परसेंटेज भेज देगा। अब बंदा आएगा असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर पैसे रख के चला जाएगा, बोलेगा भाई ये आपका हिस्सा है, आप मेरी तरफ से इसको जला दो बेशक, ठीक है, लेकिन मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। तो ये इतने करप्शन में भी हमारे पास इतनी ईमानदारी है कि भाई ये आपका जो परसेंटेज है वो आप ले लो,
मुझे नहीं चाहिए, आप मेरी तरफ से इसको बेशक जला दो। अब वो बंदा क्या करेगा? पैसे जलाने से तो अच्छा है ना कि वो उठा ले उन पैसों को और कहीं किसी गरीब को दे दे, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या है, ये अपॉर्चुनिटी का जो मसला है ये ख़त्म होना चाहिए। इसको ख़त्म कैसे करेंगे हम? इसको हम लाज़मी सी बात है ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, ठीक है? एक आपको पता है, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप फिर चेक भी कर लेना, गूगल के ऊपर आप देखेंगे। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ये आपका जो है ना वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका बनाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान इज द वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज इन द लिस्ट, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि आपका जो पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ऊपर जो है ना आपके शायद अफगानिस्तान है, या वो आपका कोई जो है ना और इस तरह का कोई कंट्री है बैकवर्ड, तो वहाँ पर वो शायद पाकिस्तान से जो है ना वो ऊपर उसका नंबर हो, बाकी पाकिस्तान से है ना वो सबसे ही जो है ना वो नीचे है, ठीक है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है। ये करप्शन हमारी एक पॉलिटिकल कॉज हमारी आ गई, ठीक है? अब क्या है, एक और कॉज आपकी है पॉलिटिकल कॉजेज में, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया शुरू में भी, हमने जो जो बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपका जो है ना वो जो एक आपकी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर रही होती है, वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। हर गवर्नमेंट आती है और अपनी पॉलिसी लेकर आती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी अपनी पॉलिसीज लेकर आएगी। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, आपके प्रोजेक्ट सही से पूरे नहीं हो पाते। आपका जो एक जो है ना, अगर एक जो है ना गवर्नमेंट आई और उसने एक जो है ना कोई कमेटी बनाई करप्शन को ओवरकम करने के लिए, तो अगली जो गवर्नमेंट आएगी वो उस कमेटी को ख़त्म कर देगी, ठीक है? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके बेशुमार मसाइल होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आपके कोऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर आपका आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं, बहुत ज़रूरी है। देखें, इलिटरेसी सबसे पहली हमारी है। इलिटरेसी हमारे, आपको पता है जो आपका लिटरेसी रेट है वो 57% है। लिटरेसी आपने समझना है कि कॉज भी और इफेक्ट भी है। इफेक्ट कैसे है कि भाई जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो एजुकेशन पे आप कम लगाओगे। जैसे कि हमारा एजुकेशन का जो बजट है वो 2% है। 2% हमारा जो बजट होता है वो एजुकेशन के लिए होता है, तो ये तो बहुत कम है। क्यों कम है? इकोनॉमी की वजह से, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है? ये तो एक इफेक्ट हो गया। कॉज कैसे है? ये इलिटरेसी आपकी कॉज कैसे है? कॉज ऐसे है कि आपका जो लिटरेसी है वो 57% है, और ये 57% जो आपकी लिटरेसी रेट है ना, ये भी ऐसे हवाई लिटरेसी रेट है, इसकी कोई हकीकत है नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है लिटरेसी का वो ये है कि भाई अपना नाम पढ़ना और लिखना जानता हो तो वो बंदा लिटरेट कहलाता है। ये कोई लिटरेसी की डेफिनेशन है? आप मुझे बताएं। ये कोई मतलब एक तमीज की चीज है ही नहीं ना। ये तो बिल्कुल ही एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ सिस्टम है हमारा, कि हमने जो बिल्कुल लो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है लिटरेसी का, बहुत ही लो है, गिरा हुआ। इसको आपने जो है ना एक आपने स्टैंडर्डाइज इसको करना है। स्टैंडर्डाइज्ड आपने कैसे करना है? आपके पास जापान का मॉडल है, उसको आप जो है ना वो करो कि भाई आपका जो बेसिक साइंसेज एंड अरिथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक साइंसेज एंड बेसिक अरिथमेटिक्स, ये चीज़ें जब तक किसी बंदे को नहीं आती तब तक वो लिटरेट नहीं कहलाता, तब तक वो इलिटरेट कहलाता है, ठीक है ना? तो ये लिटरेसी की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। और जब आपकी लिटरेसी नहीं होगी तो उसका क्या होगा कि आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं आपके पास प्रोड्यूस होगा, आपकी प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगी। इवेंचुअली आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, आपके पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये बड़ा मसला है, ठीक है? फिर आपका जो है ना एक और कॉज यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, एक और कॉज, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस ये बहुत ज़्यादा है। इसी में आप ये बात भी लिख सकते हो कि सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, चोरी, ये वो, ये तमाम चीज़ें, डाका, ठीक है ना, आपका गन पॉइंट पे मोबाइल स्नैचिंग, और ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसमें आ जाता है आपका, ठीक है? आपकी रॉबरी जितनी भी है वो आपकी सोशल कॉजेज में। आप इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने बता दिए बस वो आपके लिए जो है ना हरफ आखिर, ऐसा नहीं है।
आप और भी पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं, खुद भी सोच के आप अपने जो बिल्कुल लोकल लेवल के आपके पॉइंट्स हैं वो आप डालेंगे जितना, उतना ही आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा एग्जामिनर के ऊपर, कि भाई इसको बिल्कुल जो बेसिक बेस के मसले हैं इसको, वो इसको पता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के जो मसले हैं वो भी इसको पता है। तो लाजमी बात है। और एक बात आप समझ लें कि जब आपने अच्छे से इश्यूज को हाईलाइट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने इश्यूज को, तो फिर सॉल्यूशंस देना कोई आपके लिए मसला नहीं रहता। सबसे जो बड़ा मसला है हमारे सीएसएस के लिए वो है हमें कॉजेज, जो इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, भाई कौन से इश्यूज हैं। इश्यूज आए तो उन्हीं इश्यूज को आप घुमा फिरा कर जब दोगे तो आपके जो है ना सॉल्यूशंस आ जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इसकी। बिजनेसेस करने के लिए आपको पता है, जो रेंट पर आप जो है ना कोई जगह लेते हो, लीज के ऊपर आप लेते हो, तो बड़े पैसे आपको एडवांस में देने पड़ते हैं। कोई गरीब आदमी बिजनेस करने का भी नहीं सोच सकता। जॉब तो चलो उसको नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि एजुकेशन नहीं है उस बेचारे के पास, लेकिन वो बिजनेस जब करने जाता है मार्केट में, तो वो बिजनेस में भी बेचारा वो फंस जाता है कि यार मैं क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा। आज भी एक छोटे से छोटा जो बिजनेस है आपका, अगर वो स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 लाख रुपए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। ठीक है ना, गरीब आदमी के लिए 3 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके पास जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, ये हाई है। फिर आपकी तीसरी जो आपकी आ जाती है वो आपकी आती है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस भी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आपका कॉपरेट कर रहा है। कैसे कि आपको पता है इंडस्ट्री हमें चाहिए, बहुत हमें बड़े लेवल पे इंडस्ट्री की ज़रूरत है। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगी तब तक आप जो है ना वो अपना कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते ना। ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन करोगे, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी इंडस्ट्री से आती हैं। तो इंडस्ट्री नीड हमें है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, हमें हमारे पास पावर चाहिए। पावर का मसला है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनका बहुत बड़ा इश्यूज है कि सिर्फ और सिर्फ वो लाहौर से मठियारी तक हैं। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो है लाहौर से मठियारी तक हैं, इसके आगे है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का इशू आ गया आपका। फिर इसी वजह से आपकी जो लोड शेडिंग होती है कमर्शियल एरियाज में, वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो पाती इसी वजह से। तो यही मसला है सबसे बड़ा कि हमारी एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। एनर्जी पूरा करोगी तो इकोनॉमी के अंदर आपका जो है ना मामला हल होगा। ये लोड शेडिंग को आपने ख़त्म करना है। ट्रांसमिशन लाइन का जो इशू है, कवरेज नहीं है, कवरेज आपकी आ जाएगी तो पूरी आपकी ट्रांसमिशन लाइन मेंटेन हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, तो फिर एनर्जी क्राइसिस के मसले हल होंगे। तो अल्टीमेटली फिर आपकी इकोनॉमी भी फ्लरिश करना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपकी मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपकी मीटिंग बिल्कुल एंड होने वाली है। तो हमने देख लिया एनर्जी क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर। फिर वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस के ऊपर इकोनॉमी का कैसे इम्पैक्ट है। आपको पता है पाकिस्तान हमारे दावा करते हैं हमारे पास बेस्ट कनाल सिस्टम है। ये जो आपका जो है ना जो मुल्क है वो दावा करता है कि हमारे पास जो वाटर, इसमें जो हमारे पास कनाल सिस्टम है वो हमारे पास बेस्ट कनाल सिस्टम है। ठीक है, बेस्ट कनाल सिस्टम कैसे कि बहुत अच्छा, ये अब आपने बनाया भी नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया था आके यहाँ पे, तो आप इस पे तारीफ़ें कर रहे हो। फिर मसला क्या है कि ये जो आपका कनाल सिस्टम है, कनाल मतलब सप्लाई है ना वाटर की, वाटर की जो आपकी सप्लाई है ये आपकी जो है ना वो बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में और केपीके में नहीं है, सिर्फ पंजाब में। आपने जो वो कैनाल सिस्टम आपका है उसको आपने क्या अचार डालना है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो वाटर क्राइसिस की वजह से आपको पता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो है ना वो इंडस्ट्री के ऊपर, आपकी जो है ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको पता है एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी एग्रीकल्चर की है। तो उस वजह से फिर एग्रीकल्चर के अंदर कमी आती है। जब एग्रीकल्चर के अंदर कमी आएगी तो लाजमी बात है आपके फाइनल जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है जिसको हम जीडीपी कहते हैं वो आपकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो जब कम होगी तो लाजमी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। आपके पास लैक ऑफ कवरेज यहाँ पर आ गई, लैक ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हमारी इसकी जो मेन बातें हैं वो हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा हो, कैनाल सिस्टम कवरेज दे रहा हो, आपकी जो है ना वो
सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में उसकी कोई कवरेज है ही नहीं, ठीक है। फिर एक हमारा पॉपुलेशन का, सोशल इश्यूज में हमारा जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो उसमें जो सोशल रीजंस है हमारे पास वो है पॉपुलेशन। एक और आपकी है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आपकी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी है यहाँ पर, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका जो यूथ होता है वो आपका जो होता है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। इसको पूरी दुनिया में यूथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, यानी कि ये आपका फ़ायदे की चीज़ है। यूथ आपका जितना भी है, ये आप इसको अगर यूटिलाइज करोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। तो मसला ये है कि ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इज टर्न्ड इनटू बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन, टर्न्ड इनटू बर्डन, ठीक है। तो ये आपका जो यूथ है ये आपके ऊपर इस वक्त बर्डन बना हुआ है, आप इसको जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो बिगेस्ट को हम एजुकेशन दे पा रहे हैं ठीक से, ना ही हम इनको जॉब्स दे पा रहे हैं। इससे हमारा जो है ना एक वे हमारा जो है ना बन रहा है, एक वे क्या, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए, कि वो बंदा जब पढ़ता है लिखता है उसको कोई जॉब नहीं मिलती, अव्वल तो कोई एजुकेशन भी नहीं है ना ढंग की। चलो एजुकेशन उसने, आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है, एजुकेशन उसने हासिल कर ली किसी ना किसी तरह से मेहनत करके, अब जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं है तो वो फिर अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा और सुसाइड्स भी होंगी माशरे के अंदर। तो ये सुसाइड जब होंगी तो ये बिगेस्ट एसेट को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, कोई जॉब्स नहीं है, लिहाजा अल्टीमेटली जो आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर आपकी जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी हो गई तकरीबन, ये हमारी सोशल कॉजेज़ जो हैं ये भी हमारी ख़त्म हो गई। और भी हम देखते हैं हमारी सोशल कॉजेज़ में 2-3 रह गई हैं कि एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। हमारा जो एग्रीकल्चरल डिक्लाइन है उसकी आपको पता है बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर आपका बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। 50% से अबव एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होती हैं। जो 50% जो लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं जितने भी, उनमें से 50% से ज़्यादा लोग आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके पास जो है ना वो एक्सपोर्ट्स नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो लेकिन आपकी जो सेल्फ नीड है, सेल्फ नीड को ही सिर्फ पूरा कर पा रहे हो, आपकी प्रोडक्शन फिर क्वालिटी नहीं है आपके पास। जो आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते भी हो थोड़ी बहुत, उसमें क्वालिटी नहीं है आपकी। इसको अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया पे आपको पता है वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा वो वैल्यू देते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ हैं, गुआवा है, ये तमाम चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, तो इनकी क्वालिटी वो ठीक नहीं है। फिर इनकी जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी कम है। क्यों? एग्रीकल्चर के अपने मसले हैं। एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है हमारा, वो हमारा एक अलग टॉपिक भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, मसला नहीं है कोई भी। मगर समझने की बात यहाँ पर यह है कि भाई जो एग्रीकल्चर की वजह से आपकी प्रोडक्शन हो रही है, एक तो वो कम हो रही है एग्रीकल्चरल क्राइसिस की वजह से, दूसरा आपकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी जो इंटरनेशनल आपकी रेपुटेशन है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, ठीक हो गया। फिर आपकी अगली जो आखिरी रीज़न है, जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में सोशल कॉजेज़ में आपकी आखिरी रीज़न है, वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। सोशल मीडिया का यूज़ नहीं है हमारे यहाँ, जो अगर है भी तो नेगेटिव यूज़ है। आप देखते हैं सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज़ है। हमारे पास इतना जो है ना वो अच्छा टैलेंटेड यूथ है कि अगर हम उनको सोशल मीडिया के स्किल्स दें, हमने बात की थी ना, अभी सोल्यूशन में हम बात करेंगे कि वोकेशनल स्किल्स हम दें। वोकेशनल स्किल्स हम इनको देंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो सोशल मीडिया पे आपको पता है अर्निंग्स हो जाती हैं और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो पाकिस्तान में ला सकते हैं। और ये आपको पता है मेन स्ट्रीम से आता है ये पैसा, इस पे आपका जो आपका टैक्स होता है वो भी आपका अप्लाई होता है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास जो है सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, सिर्फ यही इसमें सोशल मीडिया ही नहीं आ जाता सिर्फ, और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी जो मशीनरी है, मशीनरी आपकी सारी की सारी जो है ना वो इम्पोर्टेड मशीनरी है आपकी, और उसके लिए जब मेंटेनेंस आपको चाहिए होती है तो मेंटेनेंस के लिए भी आपको बंदे बुलवाने पड़ते हैं बाहर के मुल्कों से। आपके अंदर के जो आपके मुल्क के लोग होते हैं वो आपके जो है ना उनको इतनी स्किल उनके पास नहीं होता, लैक ऑफ स्किल्स है हमारे पास। तो ये इस वजह से वो खुद मेंटेन नहीं कर पाते उसको।
मशीन आपकी कोई ख़राब हो जाती है तो बाहर से लोग आते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारे जो है ना इकोनॉमी आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमने इकोनॉमी के ऊपर अक्सर अलग अलग डायमेंशन से सवाल आता है, लिहाजा इसीलिए हमने इकोनॉमी को जो है ना एट लेंथ डिस्कस किया है। हमने इसके ऊपर ये नहीं किया कि हम दो चार बातें देख लें, हाँ भाई ये चीज़ कम है, और भी आप इसके अंदर जो है ना आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस और इकोनॉमिक कॉजेस आप जो है ना एक आपको एक स्केलेटन मिल चुका है, इसमें आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो आइडिया दिया है वो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि भाई आपके मसले क्या क्या हैं, आपका कॉन्सेप्ट बना दिया है। फिगर्स जो आपके हैं, जो आपके फिगर, जो आपके स्टैटिस्टिक्स है, वो आपको कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। मुश्किल काम जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कर लिया है, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशंस आपको पता है कि आपने, मैंने आपको जितनी भी, आप खुद देखोगे कि हम सॉल्यूशंस ऐसे ही बनाएंगे कि जो हमारी जितनी भी कॉजेज़ थी उनको हम जो है ना वो घुमा फिरा के हम जो है ना उन्हीं की जो है ना सॉल्यूशंस बना देंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि आपकी जो है ना वो वैल्यू एडेड, जो है ना वैल्यू चेन में आपने ऊपर जाना है। आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो आपकी जो है ना इतनी नहीं है। मिसाल के तौर पर हम प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल, और हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो आपका फिनिश्ड गुड्स होती हैं, ठीक है। ये एक एक जो है ना कॉज भी है, मैं आपको इसको एज अ कॉज भी समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने कॉज में शायद कॉजेज में डिस्कस नहीं किया, तो आप इसको एज अ कॉज भी बना सकें कि आपका जो आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो आपकी लैग कर रही हैं। आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते हो। अब वही जो रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसी से बाहर के जो गोरे हैं या अंग्रेज लोग जो हैं वो आपके उसी रॉ मटेरियल को आपका जो है ना वो फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करके हमें उसको महंगे दामों बेचते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी शुगर केन है, शुगर केन है आपकी, आप वो शुगर केन अगर ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दो तो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन अगर आप इसको शुगर में कन्वर्ट करो, इसमें आप वैल्यू ऐड करके आप इसको शुगर बना दो, तो जब आप शुगर बना दोगे इसको, तो आपकी ये शुगर जो है इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। आपने देखा होगा कि आपके जूसेस होते हैं, मिसाल ऑरेंज की मैं बात करता हूँ, ऑरेंज हम जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। ऑरेंज एक रॉ रॉ आप जो है ना हालत में आप जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगला क्या कर रहा है, उस ऑरेंज के जूसेस बना के आपको बेच रहा है, उसने वैल्यू ऐड की उसके अंदर। तो सॉल्यूशन यही है कि हमने अपना वैल्यू चेन को राइज करना है, यानी कि हमने वैल्यू ऐड करनी है, हमने वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी है। वैल्यू एडेड सर्विसेज का क्या मतलब है आपको मैंने समझा दिया कि आप किसी भी रॉ चीज़ के अंदर जो है ना आप उसके अंदर जो है ना वैल्यू ऐड करके एक फिनिश्ड गुड बनाते हो, जैसे जूसेस आपने बनाए, और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एग्जांपल्स के तौर पर आपको नज़र आएंगी। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर को आपको जो है ना वो करना है, इम्प्रूव करना है। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर को कैसे करना है आपने, कि आपकी जो करप्शन होती है, आपको मैं बताया टॉप से आपकी बॉटम की तरफ आती है। तो बॉटम में आपको पता है ये अफेक्टेड एरिया आपका ज़्यादातर बॉटम का है। आपकी जो जो आप जो है ना रिफॉर्म्स लेकर आते हो वो टॉप लेवल पर लेकर आते हो, लेकिन अफेक्टेड एरिया जो है वो आपका ज़्यादातर बॉटम का एरिया रहता है। डिपार्टमेंट्स में जितना भी है, एक चेन ही, पूरी चेन ही करप्ट है, पूरी चेन में ही करप्शन है। एक बंदा अगर करप्शन नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, तो उसको बुरा भला कहा जाता है आज के दौर में, ठीक है। एक मिसाल मैं आपको, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर में क्या है कि आप देखते हो कि एक बंदे को जो है ना वो 10% रिश्वत मिल रही है। कल्चर चला आ रहा है कि भाई इसकी जो है ना 10% इसका हिस्सा है। जो भी हमने करप्शन की है, कोई भी कमिश्नर है और उस कमिश्नर के जो है ना वो सैलरी के अलावा जो साइड मनी उसका आ रहा है, साइड से जो पैसा आ रहा है रिश्वत के तौर पर, उसमें जो उसकी परसेंटेज है, ऐसे बंदे को हमारे यहाँ करप्ट नहीं कहा जाता। करप्ट हमारे यहाँ उस बंदे को कहा जाता है जो बंदा कहे नहीं भाई मेरा 10% से 15% करो या 20% करो, उसको हम करप्ट कहते हैं। जो बंदा जिसका पहले से ऑलरेडी सेट है, जिसका जो परसेंटेज है, वो उस परसेंटेज पर एग्री
हो रहा है तो वो फिर करप्ट नहीं है, उस परसेंटेज पे वो एग्री नहीं हो रहा तो फिर वो करप्ट है। ये हमारे यहाँ करप्शन की डेफिनेशन है। तो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स को आपने इंप्रूव करना, कोशिश करना है, आपने करप्शन को ख़त्म करना है, और करप्शन को आपने बॉटम लेवल से ख़त्म करना है, और आपने बॉटम टू टॉप की अप्रोच अपने जो है ना अपनानी है। टॉप से बॉटम की अप्रोच जो है ना वो आपकी ठीक नहीं है। आपने बॉटम से टॉप की अप्रोच अपनानी है ताकि आप नीचे के लोगों को सीधा कर दो, फिर आप ऊपर जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो नीचे वाला बंदा पैसे नहीं लेगा तो ऊपर वाला वो पैसों पैसों को क्या करेगा? आखिरकार जो पैसा बचेगा वो ऊपर वाले बंदे के पास सारा पैसा बचेगा। अब उस ऊपर वाले बंदे को पकड़ के उसकी अकाउंटेबिलिटी करना आसान है, या नीचे वालों को भी पकड़ के सबकी अकाउंटेबिलिटी आप करो? ये तो बिल्कुल ही जो है ना मामला ख़राब है। तो ये आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स आपने जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने हैं। क्या मतलब कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं मेजर लूप्स को, मेजर लूप होल्स जो हैं आपके, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। छोटे लेवल पे आप काम करते हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को आप जब ठीक करते हो तो अल्टीमेटली आपको जो है ना वो बड़ा एडवांटेज मिलता है, बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है ना अपनाने हैं। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्सेशन को आपने इंप्रूव करना है। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आपने जाना है। मैंने आपको बता दिया शुरू में कि डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, कि अकॉर्डिंग टू सैलरी आपकी जो है ना वो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, जितनी कम सैलरी होगी उतना ही आपका कम टैक्स होगा। फिर आपने रेग्रेसिव टैक्सेशन के बजाय आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना है। आपने लग्जरी आइटम्स के ऊपर टैक्स लगाना है। लग्जरी आइटम्स के ऊपर जब आप टैक्स लगाते हो और जो है ना आप बड़ी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाते हो तो वो फिर सिर्फ अमीर आदमी, क्योंकि गाड़ी से बंगले से गरीब आदमी का क्या काम है? गाड़ी बंगले से हमेशा अमीर आदमी का ही काम है ना। तो अमीर आदमी से आप ज़्यादा टैक्स लो। आपने जो है ना वो रेग्रेसिव टैक्स लगाया हुआ है हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। आपका शैम्पू है, साबुन है आपका, और आपका जो है टूथपेस्ट है, इन पे आपने जो टैक्स लगाया हुआ है ये तो गरीब आदमी भी उतना ही दे रहा है और अमीर आदमी भी उतना ही दे रहा है। इससे तो गरीब को नुकसान हो रहा है ना, फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो आपको ये टैक्सेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर आपको क्या करना है? अपने यूथ को यूटिलाइज करना है। यूथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे आप? उसको ठीक है, आप उसको स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको वोकेशनल स्किल्स तो दे सकते हैं। जैसे कि हमारे नवाज शरीफ ने एक जो है ना वो प्रोग्राम शुरू किया था, आपका अल्लाह भला करे, प्राइम मिनिस्टर यूथ का जो है ना कोई ऐसा था, कोई यूथ, क्या स्किलफुल यूथ, ऐसा कोई था कोई प्रोग्राम उसका। उसमें उसने वोकेशनल स्किल्स दिए थे। वोकेशनल स्किल्स आपके क्या होते हैं? बिजली का काम, गैस का काम, आपके जो है ना ये प्लम्बरिंग का काम, आपका ये तमाम चीज़ें। फिर आपका जो है ना वो कंप्यूटर के जो है ना जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर जो है ना काम आना। ये तमाम चीज़ें छोटे मोटे जो आपके कोर्सेज होते हैं ये आपके वोकेशनल स्किल्स में आ जाते हैं। इस वोकेशनल स्किल को आप दोगे, जो चाइना ने यही काम किया ना। देखिए, आप चाइना के पास आपको पता है कि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा उसकी आबादी थी। उसने उस आबादी को वो जो है ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो उसने क्या किया? उसने वोकेशनल स्किल्स दिए, अपना लेबर उसको। इससे क्या होगा? आपका लेबर प्रोड्यूस होगा। जब आपका लेबर प्रोड्यूस होगा, आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जितने भी, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका लेबर है। तो जब आपका लेबर जो होगा वो आप जो है ना कैसे बढ़ाओगे? वो आप वोकेशनल स्किल्स जब आप दोगे, जैसे कि आपने देखा हो लड़कियों को भी स्किल्स दे रहे होते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स उनको सिखाया जा रहा होता है। ठीक है, लड़कों को जो है ना वो इंजीनियरिंग के जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो करवाए जा रहे होते हैं। ये 6-6 महीने के, 6 महीने से 1 साल के कोर्स होते हैं, और इसके बाद आपका जो एक बंदा होता है वो पैसे अर्न करने के काबिल हो जाता है। तो इससे आपकी अल्टीमेटली जो है ना वो मुल्क के अंदर ही आपकी जो है ना वो पैसा आता है, मुल्क की इकोनॉमी में आपकी जो है ना वो फ़ायदा होगा आपको। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल है। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ना वो एक बहुत ही अजीब किस्म का फिनोमिनॉन है। इस पे मेरी जो है ना कई लोगों के साथ बहस भी हुई है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वो मेरी अपनी कुछ जो है ना वो मेरी अपनी एक राय है, वो उस राय पे मैं आपको नहीं लेकर आता। ठीक है, हम यहाँ पे सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, ये याद रखनी है आपने बात, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है आपकी, उसको आपने हमेशा नेगेटिव सेंस में लेना है।
ये आप नेगेटिव सेंस में ही इसको लोगे सीएसएस के पर्सपेक्टिव में, लेकिन मेरी राय के मुताबिक जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो कैसे, वो फिर एक अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जा रहा आपको लेकर, लेकिन ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल आप जब करोगे सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली इस बारे में आप ना सोचें, प्रैक्टिकली जो है ना मसले कुछ और हैं। थ्योरेटिकली आप जब देखते हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल आप करते हो तो लाजमी सी बात है कि फिर आपका जो है ना वो आपकी जो है ना फैसिलिटीज़ आप ज़्यादा दे सकते हो उनको, आपकी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी अच्छे से हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो आपकी सही से आपकी एक जो है ना तरीके से होगी, ठीक है। फिर आपने अपने मॉनेटरी डेफिसिट को ख़त्म करना है। मॉनेटरी डेफिसिट कैसे ठीक होगा? आपने न्यू मार्केट्स आपने बनानी है, जिसमें आप न्यू मार्केट्स आपके पास सबसे बड़ी, आपको पता है सेंट्रल एशिया इस वक्त आपके पास सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त। तो जब आपके पास न्यू मार्केट्स आती हैं तो आप लाजमी सी बात है कि आपका जो है ना वो जो आपका मॉनेटरी डेफिसिट है, आपके रिजर्व्स बढ़ता है, आपका जो है ना वो रिजर्व्स में आपका इजाफा होगा। रिजर्व्स में आपका एक दफ़ा इजाफा हो गया, कैसे? इंटरनेशनल मार्केट को आपने कैप्चर किया, रिजर्व्स का आपका फ़ायदा हुआ, इससे आपकी एफडीआई भी बढ़ेगी। एफडीआई जब आपकी बढ़ेगी तो लाजमी बात है मुल्क की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। आपको जो पुराने लोन्स हैं उन पे निगोशिएट करना चाहिए, उनको रीनिगोशिएशन आपको उसके ऊपर करनी चाहिए, और आपको जो है ना वो आईएमएफ को आपको चाहिए कि आईएमएफ को आप एक जो है ना सब निगोशिएशंस करें कि भाई पुराने जो आपके जो जितने भी लोन्स हैं उन पे कम से कम आपको वो जो इंटरेस्ट ले रहा है वो माफ़ कर दे, कुछ ना कुछ आपको अगर वो कंपनसेशन दे दे तो भी आपको फ़ायदा है। यानी कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे ना, निगोशिएशंस की कोशिश ही नहीं कर रहे हम, कि भाई वो अगर आप निगोशिएशंस करेंगे तो फिर आगे की बात है ना कि कुछ हो या ना हो। पहला स्टेप तो ये है कि आप निगोशिएशन तो करें, हम निगोशिएशन ही नहीं करते, तो निगोशिएशंस की ज़रूरत है ताकि आप अपनी जो लोन्स हैं उनको रीपे करने के लिए एक आपका एक जो है कोई एक एफिशिएंट मैकेनिज्म आपका बन सके, ठीक है। फिर यही आप काम सीपैक के अंदर भी कर सकते हैं। मॉनेटरी डेफिसिट आप कैसे अपना पूरा कर सकते हैं? लिंकेजेस आप सीपैक के अंदर बना सकते हैं। आप चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप एक दफ़ा बात तो करो, आप बात ही नहीं करते, आपकी कोई पॉलिसी ही नहीं है, तो आप एक दफ़ा चाइनीज़ ऑफिशियल से बात करो कि भाई हमारा इतना एक परसेंटेज होना चाहिए, हमारे अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए यहाँ पर। अब आप देखते हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स बैठे हैं आपके ग्वादर पोर्ट पर भी और कई जगहों पर, जो आपके एनर्जी प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनमें आप देखते हो आपके चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। चाइनीज़ ऑफिशियल्स आप उनको आपने ख़त्म करना है, मतलब उनको कन्फाइन करना है, और आपने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि भाई आप हमारे भी कोई परसेंटेज कुछ बंदों को एम्प्लॉय करो यहाँ पर। आपको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा, आप बात भी नहीं करते उससे, उसकी वजह से फिर आपको पता है कि तासुब होता है। बलूचिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, आए दिन चाइनीज़ को मार दिया, उसने इनको मार दिया, यही सब चलता रहता है। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप उनको बोलो कि भाई हमें भी कोई जो है ना एक जो है ना हमें एक अपना पार्ट प्ले करने के लिए मौका दिया जाए, हमें कुछ परसेंटेज दी जाए कि हम अपने लोग यहाँ पर जो है ना अपना जो बेरोजगार तबका है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हम एम्प्लॉयमेंट में लेकर आए यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इनफॉर्मल सेक्टर को कन्वर्ट करना है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, ये भी आपका एक सोल्यूशन आ गया। ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे ही होगा कि आप क्या करोगे, उनको आप बेसिक लेवल पे जाके काम करोगे ना। जो लोग आपके टैक्स नहीं दे रहे हैं वो लाजमी बात है डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपने उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है। इसमें एमनेस्टी स्कीम आपकी बहुत अच्छी एक स्कीम थी जिससे ये काम हो सकता था कि, और हुआ भी कई हद तक, काफ़ी हद तक, कि बहुत से जो लोग जिनके पास ब्लैक मनी था उनको उन्होंने कन्वर्ट किया वाइट मनी में, और ये एमनेस्टी स्कीम में हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने कहा अब आप हमें जितनी भी आपके पास ब्लैक मनी है, करप्शन का पैसा पड़ा है, वो हमें आप बता दो, हम उसको अब रजिस्टर कर लेंगे, और बाद में आपको जो है ना वो ये नहीं होगा कि आपकी वो जो मनी होगी वो ब्लैक मनी कंसीडर की जाएगी, वो फिर वाइट हो जाएगी क्योंकि आप उस पर टैक्स दे देते हो। तो ये काम करना है हमें बड़े पैमाने पर, एक सिर्फ एक एमनेस्टी स्कीम से काम नहीं होगा, हमें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे जाके रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है।
इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर बनाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे जाना है। आपको जो आपकी ये रेडियां हैं, आपकी जो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी भी आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे तो जगह नहीं है, आपकी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये आपकी रेडियां जितनी भी आ जाती हैं, रेडियों को मैं आर लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद जो आपके जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको आपने रजिस्टर करना है। वो रजिस्टर ही नहीं होते, वो पैसे ही नहीं देते। आप उनको जब दोगे कि भाई चलो आप, अच्छा, इसमें एक और सोल्यूशन मैं आपको बता दूं कि आप ये करो कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो उनसे, एक नॉर्मल अमाउंट। आप पहले तो एक कैटेगराइजेशन करो ना। मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगला पॉइंट है हमारे पास, हमने वाइडनिंग टैक्स नेट जो लिखा हुआ है, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ज़कात होनी चाहिए आपके पास। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ज़कात हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ज़कात, आपको पता है इस्लाम में ज़कात कलेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। हमारे यहाँ लोग अपने मुंह पे ज़कात दे रहे होते हैं। कोई गरीब मिल गया उसको ज़कात दे दिया, ठीक है, ये भी जायज़ है, मैं नहीं कहता जायज़ नहीं है, लेकिन सही तरीका क्या है कि गवर्नमेंट ज़कात ले और उनको फिर जितने भी जो गरीब लोग हैं उनकी जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करे उन पैसों से, क्योंकि ज़कात का बहुत बड़ा पैसा हमारे यहाँ हर साल इकट्ठा होता है। और वो पैसा जो है ना वो अक्सर जो ये मांगने वाले आपके आते हैं, जितने भी आपके बैगर्स हैं, जितने भी, ये तो आपको पता है कि ये तो इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है बैगिंग का। ये तो मुस्तहिक भी नहीं है ज़कात के, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इनको दे देते हैं पैसे और वो अगले दिन फिर मांग रहे होते हैं। मतलब द पॉइंट इज कि वो पैसा आपका वहां पे लगना चाहिए जहां पे उस पैसे को आप जो है ना वो उसको आप बढ़ा सको, उस पैसे को आप इंक्रीज कर सको। ऐसा आपकी ज़कात का एक कलेक्शन, एक मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर, जो है ना आपकी ज़कात की कलेक्शन होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ये काम करे। और फिर आप वो जो पैसे जितने भी हैं उनको ऐसी जगह पर लगाए जहां से उस पैसे पर प्रॉफिट आप अर्न कर सको, कोई प्रोजेक्ट्स आप बनाओ, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर आपका है अगला, आपका वाइडनिंग टैक्स नेट। ये आप कैसे करते हो? इसमें आप सबसे पहला काम कर सकते हो, आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो। कैटेगराइजेशन कैसे होगा आपका कि आप ए कैटेगरी बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ। ए आपके बड़े जो बड़ी आपकी दुकानें हैं वो आ गई, बी आपकी जो मिडिल लेवल की आ गई, और सी में आपकी जो है ना वो जो रेडियां वगैरह आ गई, ये तमाम चीज़ें आपकी सी में आ जाती हैं। तो ये आप कैटेगराइजेशन करोगे। फिर आप क्या करोगे, उनको जो है ना एक नॉर्मल अमाउंट आप उनसे मांगोगे। मिसाल के तौर पर जो छोटे हैं, ए कैटेगरी, सी कैटेगरी के, आप उनको कहते हो कि भाई 1K आपने 1000 आपने सालाना देने हैं, और जो बड़े हैं उनसे इसी तरह आप 2000 3000 तक आप उनको नॉर्मल अमाउंट आप फिक्स कर दो। ये नहीं कि आप जो है ना वो जो आपका कॉम्प्लेक्स जो आपका मेथड है टैक्स कलेक्ट करने का वो आप अप्लाई करो यहाँ पर, नहीं, आप एक नॉर्मल अमाउंट होगा तो नॉर्मल अमाउंट हमें दे दें, ठीक है, हर साल। और आप उसको एक सर्टिफिकेट दे दो, आप उसको भाई आप सर्टिफाइड हो, आपने टैक्स भी दे दिया है, आप अब सर्टिफिकेट जब आप दोगे वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। वो अपनी दुकान का जो आपका उसका जो फ्रंट वो होगा उस पर वो आपका जो है ना वो दुकान पे लगा देगा। लोग देखेंगे कि भाई हाँ वाकई भाई ये बंदा जो है ना वो टैक्स पे कर रहा है, और वो बोलेगा मैं फाइलर हो गया हूँ, खुशी से बताएगा लोगों को। तो मसला क्या है, आपको इंसेंटिफाई करने लोगों को। फिर आपको इस तरह से आपका एक टैक्स कल्चर आपका आ जाएगा। एक टैक्स कल्चर आपने जब शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है उसमें इंप्रूवमेंट, ये एक दिन का तो खेल है नहीं। ये नहीं कि आप एक साल में ही पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप ठीक, ये 5 10 साल 15 साल का खेल है। आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर जब बनेगा टैक्स का, तो फिर लोग खुद ब खुद आपको पता है आएंगे, खुश भी होंगे। फिर आपने क्या करना है, नाइन्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि रेड्स मारनी है। हम रेड्स नहीं लगाते टैक्स के ऊपर, हम टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं तो जो रेड्स हमारी जाती हैं एफबीआई की, वो उनको कुछ पैसे वैसे खिला के, कुछ रिश्वत उनको दे के उनका मुंह बंद कर देते हैं। चलो उनका तो पेट भरा, उनको तो जेब में पैसे आए, लेकिन गवर्नमेंट की जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, वो टैक्स आप गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल को देते हो, वो अपनी जेब में डालता है। एक गवर्नमेंट के खजाने में जाने चाहिए वो पैसे। तो इसमें रेड्स आपको मारनी पड़ेंगी, रेड्स। एक फोर्स होनी चाहिए आपकी, एक ऐसी फोर्स हो जो बकायदा उसका काम ही यही हो कि वो, अब ठीक है आपके जो ये एफबीआई वाले हैं, सॉरी एफबीआर वाले, मैं एफबीआई लिख दी, एफबीआर वाले जो हैं आपके, ये करते हैं ये काम, लेकिन लाजिमी बात है उनमें भी करप्शन है, उनको भी ठीक करना है।
तो ये बहुत बड़े जो है ना मसले हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन यही कि आपने रेड्स का एक मैकेनिज्म आपने बना लेना है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना है आपने रेड्स लगाने का, ठीक है? वो फिर उसके लिए डिटेल्स हों कि लाजमी सी बात है कि किस तरह से ये काम किया जाए। तो ये हमारा जो इकोनॉमी का मसला है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है? इकोनॉमिक इश्यूज हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मुझे पता है ये काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने 8 बजे शुरू किया था, अब 10 बज रहे हैं, ठीक है? 2 घंटे हमने इकोनॉमी पे ले लिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। इकोनॉमी आपकी कवर हो गई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। टैक्स का आपका कवर हो गया, करप्शन आपका कवर हो गया, आपकी जो इकोनॉमिक जो आपके इश्यूज हैं, ठीक है, वो आपके कवर हो गए। ये तमाम चीज़ आपकी कवर हो गई। फिगर्स आपको मिल जाते, फिगर्स इतने ज़्यादा चाहिए भी ना। अगर आपको फिगर्स नहीं भी आते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, पेपर में आप वो कॉन्सेप्ट लिखते हो तो आपको लाजमी सी बात है बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल क्या है कि हमारा जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो काफ़ी लंबा हो गया। वाटर क्राइसिस को हम मेरे ख्याल में आज नहीं करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस पे काफ़ी हमने टाइम लगा दिया है। वाटर क्राइसिस फिर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग। अल्लाह निगहबान।